नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। सिस्टम को यह कहते हुए सुनकर गु वानियन को आश्वस्त महसूस हुआ। जब तक वह अंक अर्जित कर सकती थी, वह किसी भी प्रकार के अतिथि को स्वीकार कर सकती थी। हालांकि उन्हें अभी भी अन्य मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। अन्यथा क्या इससे होटल की प्रतिष्ठा खराब नहीं हो जाएगी? तो दानव लोक से आए मेहमान अंक के बदले क्या उपयोग करेंगे? गु वानियन ने पूछा। जाहिर है उनके दानव लोक के खजाने, सिस्टम ने कहा। उदाहरण के लिए दानव लोक का प्रसिद्ध दिव्यखोजी फूल, जिसके एक फूल के बदले 100 अंक मिलते हैं। लेकिन दिव्यखोजी फूल बहुत ज्यादा नहीं होते, इसलिए वे दानवों के सीप या दानव लोक के आभूषण वगैरह भी बदले में इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेष इमारत की दूसरी मंजिल पर भी एकल कमरे हैं, जिनके बदले प्रतिदिन 200 अंक मिलते हैं। यह मानव अतिथि कक्षों की तुलना में बहुत अधिक महंगा है। गु वानियन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन सोचने पर बात समझ में आई। आखिरकार वे राक्षस ही तो थे। भले ही दिव्यज्ञान वाले फूल दुर्लभ हों, फिर भी वे आसानी से दूसरी चीजें हासिल कर सकते थे। और उन्हें सर्वनाशकारी दुनिया के खतरों का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए वे यहाँ बस पर्यटक बनकर कुछ अमृत खरीदने आए थे। अगर कीमतें बहुत कम होती तो क्या यह उनके लिए बहुत ज्यादा सौदा नहीं होता? इस तरह से सोचने पर वे बहुत सारे अंक अर्जित करेंगे। सिस्टम ने कहा, हमने पहले ही दानव क्षेत्र में एक विज्ञापन बोर्ड लगा दिया है, अब हमें केवल मेहमानों के आने का इंतजार करना है। ठीक है, इस बार उन्होंने 3 मंजिलों पर कमरों के ताले खोल दिए थे। बाहर बैठे मेहमान बहुत खुश हुए होंगे। बर्फबारी अब थम चुकी थी, हालांकि ठंड अभी भी बहुत थी। काफी लोग पहले से ही बाहर इंतजार कर रहे थे, अपने मोटे सूती कोटों में ठिठुरते हुए। जोशी बाहर गया और चिल्लाया, हमारे पास खाली कमरे हैं। सभी लोग तुरंत होटल में चेक इन करने के लिए दौड़े। सिस्टम ने होटल में यह भी घोषणा की कि एक नया मनोरंजन पार्क खुल गया है। मनोरंजन पार्क भी बहुत बड़ा था, इसलिए जुरासिक पार्क की तरह सिस्टम ने एक अलग आयाम बनाया था। आप एक दरवाजे के माध्यम से मनोरंजन पार्क में प्रवेश कर सकते हैं। अंदर सभी प्रकार की मनोरंजन सुविधाएं थीं, जैसे रोलर कोस्टर, समुद्री डाकू जहाज, ड्रॉप टावर, रैपिड्स राइड्स, हिंडोला, बम्पर कारें इत्यादि। यहाँ तक कि एक भूतिया घर भी था। 50 अंकों के लिए आप 8 घंटे तक असीमित सवारी का आनंद ले सकते हैं, तथा व्यक्तिगत आकर्षणों के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यदि वह व्यस्त हो जाए तो आपको कतार में लगना पड़ सकता है। जब कोला और हैमबर्गर स्कूल से वापस आए और खाना खा लिया तो गु वानियन उन्हें थोड़ी देर के लिए मनोरंजन पार्क में खेलने के लिए ले गया। आखिरकार उन्हें अंक खर्च करने की जरूरत नहीं थी और वे अपनी इच्छानुसार आ जा सकते थे। कल सप्ताहांत था, इसलिए दोनों बच्चों को आज रात होमवर्क करने की कोई जल्दी नहीं थी। वे हमेशा अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनती थे, इसलिए उन्हें ठीक से आराम करने देना अच्छा था। मनोरंजन पार्क का समय बाहर के समय के साथ बदल रहा था, इसलिए अब अंदर अंधेरा हो रहा था, लेकिन रोशनी तेज थी, जिससे मनोरंजन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। चूंकि उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही खाना खाया था, इसलिए गु वानियन ने उन्हें रोलर कोस्टर वगैरह पर ले जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि सिस्टम के मनोरंजन पार्क में कोई खतरा नहीं था, लेकिन अगर उतरते ही उन्हें उल्टी हो गई तो क्या होगा, इसलिए वह पहले उन्हें कुछ हल्की सवारी पर ले गई और फिर हिंडोला पर। जब वे उस भूतिया घर के पास से गुजरे तो कोला और हैमबर्गर दोनों उसे चखने के लिए उत्सुक थे। क्या तुम सच में जाना चाहती हो? गु वानियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अंदर बहुत डरावना हो सकता है। आखिरकार यह सिस्टम के मनोरंजन पार्क में एक प्रेतवाधित घर था, यह बहुत रोमांचकारी होना चाहिए। हैमबर्गर उसके करीब खड़ा रहा, फिर हार मानने के दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। हम जाना चाहते हैं। गु वानियन अपनी हंसी रोक नहीं सकी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उदाहरण के लिए भले ही वे बहुत डरे हुए हों, फिर भी वे डरावनी फिल्में देखने पर जोर देते हैं। हैमबर्गर स्पष्ट रूप से डरा हुआ था, लेकिन साथ ही वह उस प्रेतवाधित घर के बारे में बहुत उत्सुक भी था। चूंकि वह उनके साथ थी और कोई वास्तविक खतरा नहीं था,
इसलिए गु वानियन दोनों बच्चों को अंदर ले गई। दरअसल डरावनी दुनिया का अनुभव करने के बाद उसे प्रेतवाधित घरों जैसी जगहों से दूर रहना चाहिए था। आखिरकार उसने डरावनी दुनिया में सभी प्रकार के भूत देखे थे, लेकिन उसने सिस्टम के भूतिया घर को कम करके आंका था। यदि उसके सामने भूत के वेश में कोई एनपीसी खड़ा होता तो उसे डर नहीं लगता। हालांकि उस प्रेतवाधित घर में सभी प्रकार के भूत अचानक बाहर आ जाते थे। साथ ही साथ कहानी भी जुड़ जाती थी, जैसे बिस्तर के नीचे से रेंगकर उसके पैरों को पकड़ना, पीछे से उसके कंधे को थपथपाना और उसके बाल पकड़ना। संक्षेप में कहें तो यह अभी भी दिल दहला देने वाला था। अंतः प्रेतवाधित घर से बाहर आकर गु वानियन, कोला और हैमबर्गर सभी ने राहत की सांस ली। यह तो बहुत रोमांचक था, हैमबर्गर ने उत्साह से कहा। बहन, क्या हम अगली बार फिर खेलने आ सकते हैं? कोला भी प्रयास करने के लिए उत्सुक दिखी। कई और कहानियां हैं, हम उन्हें एक एक करके अनुभव कर सकते हैं। गु वानियन रोना चाहती थी, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। ठीक है, उसे एहसास हुआ कि ये दोनों बच्चे वास्तव में उसकी सोच से कहीं अधिक बहादुर थे। बहन, चलो रोलर कोस्टर की सवारी करते हैं। गु वानियन ने सिर हिलाया और दोनों बच्चों को रोलर कोस्टर की ओर ले जाते हुए अपने मन में सिस्टम से पूछा, सिस्टम, आपको प्रेतवाधित घर के लिए एनपीसी कहाँ मिले? क्या वे अंतरतारकीय दुनिया के कर्मचारी हैं? नहीं, सिस्टम ने कहा। मैंने डरावनी दुनिया से कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के लिए अंतरतारकीय दुनिया में आवेदन किया था। गु वानियन, तो आप कह रहे हैं कि वे वास्तव में डरावनी दुनिया के भूत हैं? असली भूत? बिल्कुल, सिस्टम ने हैरानी से कहा। अगर वहां कोई भूत नहीं है तो आप इसे भूतिया घर कैसे कह सकते हैं? गु वानियन, प्रभावशाली मनोरंजन पार्क से बाहर आकर कोला और हैमबर्गर दोनों बहुत खुश थे, फिर भी वे जाने के लिए कुछ अनिच्छुक थे। आखिरकार वे बच्चे थे और मनोरंजन पार्क जैसी जगहें उन्हें बहुत आकर्षित करती थीं। लेकिन इतने उत्साह से खेलने से वे थक गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें रगड़ी और सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। अब फेंग यांग की पारी थी और गु वानियन ने उनका अभिवादन किया और खाली कमरों में लोगों की उपस्थिति के बारे में पूछताछ की। सब भरे हुए हैं, फेंग यांग मुस्कुराया। जूशी और मेरी शिफ्ट बदलने से पहले कुछ ही कमरे बचे थे और फिर मैंने कुछ और मेहमानों को चेक इन किया, तो अब सब भर गए हैं। गु वानियन ने सिर हिलाया, फिर पूछा, विशेष भवन के बारे में क्या? अभी तक किसी मेहमान ने चेक इन नहीं किया है। उसने पहले ही जूशी और फांग यांग को दानव क्षेत्र और विशेष इमारत के बारे में जानकारी दे दी थी। अभी नहीं, फैंग यांग ने सिर हिलाया। बॉस, क्या सचमुच वहां राक्षस होंगे? हालांकि होटल इतना जादुई है कि कुछ भी संभव लगता है, फिर भी राक्षस ऐसे लगते हैं जैसे आपने उन्हें सिर्फ टीवी पर ही देखा होगा। लेकिन फिर वह भी यही सोचता था कि ज़ॉम्बी केवल टीवी शो में ही होते हैं, तो शायद यह इतना अजीब नहीं था। गु वानियन जवाब देने ही वाली थी कि होटल का सामने का दरवाजा बाहर से धक्का देकर खोला गया। गु वेन और फैंग यांग दोनों ने मुड़कर देखा। जब उन्होंने अतिथि को अंदर आते देखा तो उनकी दोनों पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। यह एक कामुक आकृति वाली महिला थी और सबसे खास बात यह थी कि उसके पीछे 9 लंबी लोमड़ियों की पूंछें थीं। क्या यह 9 पूंछ वाला लोमड़ी दानव था? जब लोमड़ी दानव पास आया तो गु वानियन ने गौर से देखा। वह जानती थी कि यह अशिष्टता है, लेकिन वह अपनी आंखें इस लोमड़ी राक्षस से हटा नहीं सकती थी। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि उसका चेहरा कितना सुंदर था, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व से निकलने वाली आकर्षक आभा थी। वह बहुत ही मनमोहक थी, जैसा कि एक लोमड़ी दानव से उम्मीद की जाती है। लोमड़ी दानव सामने की मेज पर चला गया और गु वानियन को एक आकर्षक मुस्कान दी। मैंने सुना है कि यहाँ एक होटल खुला है, इसलिए मैं उसे देखने आया हूँ। फैंग यांग, जो एक जवान आदमी था, इतनी आकर्षक लोमड़ी जैसी आत्मा के सामने पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह बस उसे घूरता रहा, कुछ भी बोल नहीं पाया। गु वानियन ने सबसे पहले अपना संयम संभाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है। कृपया हमारे होटल के नियम जरूर देखें। आत्माओं के लोक से आने वाले मेहमानों को विशेष भवन में ठहरना होगा। पॉइंट्स एक्सचेंज करने के लिए आपको आत्माओं की दुनिया की वस्तुओं का इस्तेमाल करना होगा। क्या आपके पास कोई अमर खोजी फूल हैं? प्रति फूल 100 पॉइंट्स लगते हैं और आपको एक रात ठहरने के लिए 200 पॉइंट्स चाहिए होंगे। मैं कुछ फूल लाया हूँ, 9 पूंछ वाली लोमड़ी की आत्मा ने कहा। बिलबोर्ड पर लिखा था कि अमर खोजी फूलों को पॉइंट्स के बदले में बेचा जा सकता है, इसलिए मैं काफी फूल लाया हूँ। जब वह बोल रही थी तो उसकी आंखों और भौहों से आकर्षण झलक रहा था, फिर भी यह पूरी तरह सहज लग रहा था। यह संभवतः लोमड़ी आत्माओं का सहज आकर्षण था। गु वानियन ने अपने मुंह के कोने को पोंछा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके मुंह से लार नहीं टपक रही है। आखिरकार वह बॉस थी,
उसे अपना संयम बनाए रखना था। नौपूंछ वाली लोमड़ी की आत्मा ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में तुरंत प्रकाश के कई छोटे छोटे वृत्त दिखाई दिए। गुवानियन ने देखा कि प्रत्येक वृत्त में एक छोटा, बैंगनी और सुंदर फूल था। फेंग यांग अंततः वास्तविकता में वापस आ गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, कृपया इस मशीन पर अमर खोजी फूल रख दीजिए। नौपूंछ वाली लोमड़ी की आत्मा ने एक शरारती हंसी निकाली और सभी फूलों को मशीन पर रख दिया। वह कुल 8 अंक लेकर आई थी, जिन्हें उसने 800 अंकों के बदले में खरीदा था और विशेष भवन के कमरा संख्या 201 में ठहरी थी। हालांकि उसने केवल एक दिन के प्रवास का भुगतान किया तथा 600 अंक छोड़ दिए जो संभवतः चीजें खरीदने के लिए थे। अपने कमरे की चाबी प्राप्त करने के बाद नौपूंछ वाली लोमड़ी की आत्मा ने अपने कनपटी से बालों का एक गुच्छा हटाया और पूछा, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और मुझे यहाँ की चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या आप मुझे अपने होटल का विस्तृत परिचय दे सकती हैं? बिल्कुल, फैंग यांग हकलाते हुए बोला। हमारा रेस्टोरेंट नहीं, मेरा मतलब बार नहीं, मेरा मतलब होटल। गुवानिन को पता था कि वह युवक निराश था, लेकिन वह उसे दोष नहीं दे सकती थी। वह तो बस एक साधारण इंसान था, एक नौजवान। वह नौपूंछ वाली लोमड़ी की आत्मा के आकर्षण का विरोध कैसे कर सकता था? इसके अलावा नौपूंछ वाली यह लोमड़ी जैसी आत्मा टीवी पर आमतौर पर दिखाई जाने वाली प्राचीन वेशभूषा वाली नहीं थी, बल्कि उसने एक चटक लाल रंग का बॉडीसूट पहना था जो उसके आकर्षक फिगर को बखूबी दर्शा रहा था। आत्मा का क्षेत्र सचमुच एक जादुई स्थान था। मुझे करने दो, गुवानियन ने स्वेच्छा से कहा। मैं इस होटल का मालिक हूँ, क्यों न मैं तुम्हें घुमा दूं? जरूर, नौपूंछ वाली लोमड़ी आत्मा ने गुवानियन के पास आकर प्यार से उसकी बाहों में बाहें डालते हुए कहा। तुम मुझे नौपूंछ वाली कह सकते हो। गुवानियन ने पहली बार किसी जीवित लोमड़ी की आत्मा को देखा था और यह उसकी कल्पना से थोड़ा अलग था। खास बात यह थी कि वह बिल्कुल भी अलग थलग नहीं थी। अगर उसकी मनमोहक आभा न होती तो वह पड़ोस की लड़की जैसी लगती और उसकी खुशबू भी बेहद सुखद थी। गुवानियन ने उसे होटल का दौरा कराया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उसे विशेष इमारत की पहली मंजिल पर स्थित कीमिया की दुकान पर ले गई। कीमिया की दुकान का आंतरिक भाग प्राचीन शैली में सजाया गया था, जिसमें धूप बत्ती की हल्की सुगंध थी जो काफी शांतिदायक थी। केंद्र में एक बड़ी कीमिया भट्टी भी थी जो वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी। जैसे ही नाइनटेल्स ने अलमारियों में रखी विभिन्न गोलियों को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। गुवानियन उसके साथ गया और उसने देखा कि प्रत्येक प्रकार की गोली के साथ एक कार्ड था जिसमें उसके प्रभावों का वर्णन था। साधना को बढ़ाने, शरीर को मजबूत बनाने, रूप को सुंदर बनाने, आकर्षण बढ़ाने और यहाँ तक कि कुछ नई क्षमताएं प्रदान करने की संभावना वाली गोलियां भी थीं। ऐसी गोलियां भी थीं जो उन आत्माओं की मदद कर सकती थीं जिन्होंने अभी तक मानव रूप धारण नहीं किया था। हालांकि ये गोलियां साधना बढ़ाने वाली गोलियों के साथ सबसे महंगी थीं। गुवानियन ने देखा कि एक गोली जो 1 साल की साधना को बढ़ा सकती थी, उसकी कीमत 5000 अंक थी। यह दूसरी दुकानों में मिलने वाले 5000 पॉइंट्स से बिल्कुल अलग था। आखिरकार आत्माओं के लोभ की वस्तुओं को ज्यादा पॉइंट्स से नहीं बदला जा सकता था। एक अमर खोजी फूल की कीमत सिर्फ 100 पॉइंट्स थी और आत्माएं पॉइंट्स के बदले क्रिस्टल कोर का इस्तेमाल नहीं कर सकती थीं। लेकिन इसके बारे में सोचें तो 1 साल की साधना बचाने के लिए इनमें से एक गोली का सेवन करना शायद आत्माओं के लिए फायदेमंद हो सकता है ना? यह तो कमाल है, नाइनटेल्स ने कहा। क्या ये गोलियां वाकई इतनी चमत्कारी हैं? बिल्कुल, गुवानियन ने आत्मविश्वास से कहा। हमारे होटल के उत्पाद बिल्कुल विश्वसनीय हैं। हालांकि नाइनटेल्स के रूम कार्ड पर अब केवल 600 अंक ही बचे थे। चारों ओर देखने के बाद वह केवल सबसे सस्ती ताज़ा गोली खरीदने में सक्षम थी। नाइनटेल्स थोड़ा निराश लग रहा था। लगता है मैं अमरता की तलाश में पर्याप्त फूल नहीं लाया। कुछ सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह अपने पॉइंट्स बर्बाद नहीं करेगी। कल जब वह आत्मिक लोक लौटेगी तो पॉइंट्स के बदले और भी चीजें लाएगी। नाइनटेल्स को गुवानियन पसंद आ गई और उसने कहा कि वह कल अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और अधिक ग्राहक लाएगी। गुवानियन बहुत खुश हुआ। नाइनटेल्स सचमुच एक अच्छी आत्मा थी, सुंदर और दयालु। जैसे ही गुवानियन अपने कमरे में लौटी, वह लॉबी से गुजरी और उसने देखा कि फेंग यांग अभी भी अचंभित था। वह पास आई और उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया। उठो, तुम नाइनटेल्स के जादू से इतने प्रभावित तो नहीं हो गए कि पागल हो गए हो, है ना? फेंग यांग का एडम एप्पल हिल गया क्योंकि वह उस चीख को दबाने की कोशिश कर रहा था जो उसके गले से फूटने वाली थी। बॉस, वहां सचमुच आत्माएं होती हैं और वो तो बहुत मनमोहक है, फेंग यांग ने उत्साह से कहा।
अजीब बात है, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो खूबसूरत है, बल्कि एक एहसास है जो आपको मोहित कर लेता है। खैर, वो आखिर एक आत्मा है, गुवानिन ने कहा। लोमड़ी आत्मा ही सही, जादू तो उनके स्वभाव में है, लेकिन अब से तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा। और भी आत्माएं आएंगी और मुझे लगता है कि ज्यादातर रात में आना पसंद करती हैं। अगर तुम अपना संयम नहीं रख पाओगे तो कैसे काम चलाओगे? फेंग यांग अचानक सचेत हो गया, अंततः पूरी तरह जाग गया। बिल्कुल सही। वो एक होटल अटेंडेंट था। उसने बॉस से वादा किया था कि वो पूरी मेहनत करेगा। वो कोई गड़बड़ नहीं कर सकता था। हाँ बॉस, फैंग यांग ने छाती ठोककर आश्वासन दिया। मैं इसे जरूर संभाल लूंगा, गु वानियन ने सिर हिलाया। जूशी और फांग यांग कुछ समय से परिचारक के रूप में काम कर रहे थे और वे हमेशा विश्वसनीय रहे थे, इसलिए वह उन दोनों पर काफी भरोसा करती थी। पहली बार किसी आत्मा को देखकर उत्साहित होना सामान्य बात है, लेकिन उसके बाद यह निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। हालांकि गुवानियन ने पहले ही अन्य मेहमानों को आत्मा क्षेत्र पोर्टल और विशेष इमारत के बारे में बता दिया था, लेकिन जब अगली सुबह सभी ने नाइन टेल्स को कैफेटेरिया में शांति से नाश्ता करते देखा तो वे एक पल के लिए दंग रह गए। वे 9 लोमड़ी की पूंछें इतनी मुलायम लग रही थीं, मानो उन्हें छूना अच्छा लगेगा। लेकिन किसी ने भी उनके पास जाकर उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की, केवल दूर से देखने का ही साहस किया। नाइनटेल्स को इन सब की घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। नाश्ता खत्म करने के बाद उसने अपना कार्ड देखा तो पाया कि उसके 50 पॉइंट कट गए हैं, जिससे वह थोड़ी चिंतित हुई। आत्मा लोक में मानव भोजन उपलब्ध नहीं था, इसलिए वह उसे खाने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी इसकी आदी हो जाएगी। सिर्फ एक नाश्ते की कीमत 50 पॉइंट थी। गोलियों की कीमत की तुलना में यह ज्यादा नहीं था, लेकिन शराब बनाने वालों को सबसे ज्यादा गोलियों की जरूरत थी। वह शीघ्र ही आत्मिक लोक में वापस लौटने वाली थी और उसने अंकों के बदले में और अधिक अमर खोजी फूल और आभूषण इकट्ठा करने की योजना बनाई थी। गुवानियन और कोला बर्गर भी नाश्ते पर आए। क्योंकि नाइनटेल्स को गुवानियन पसंद थी, इसलिए उसे भी कोला बर्गर पसंद आ गया, यहाँ तक कि उसने उन्हें छूने के लिए अपनी पूंछ भी दे दी। बर्गर ने एक पूंछ को गले लगा लिया, उसे छोड़ने में हिचकिचाहट हो रही थी। नाइनटेल्स ने फिर गुवानियन से कहा, मैं आज आत्मा लोक वापस जा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ दोस्तों को भी साथ लाऊंगी। हालांकि मेरी एक बहन बिल्ली आत्मा है और उसका व्यक्तित्व थोड़ा अलग थलग है। कोई समस्या नहीं है, गुवानियन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। जब तक वह अंक अर्जित कर सकती थी, तब तक उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि मेहमान अलग थलग हैं या नहीं। नाइनटेल्स भी मुस्कुराई, उसके गाल पर हाथ फेरा और बोली, मेरे वापस आने का इंतजार करो, ठीक है। नाइनटेल्स दानव लोक में लौट आए थे, दोनों बच्चे होमवर्क कर रहे थे और गुवानियन सोफे पर अपनी बिल्ली के साथ बैठी कुछ फ्राइज खा रही थी। डिंग, नया कार्य अनलॉक हुआ, 5 राक्षस मेहमानों का मनोरंजन करें। कार्य पुरस्कार, बिल्डिंग 2 की 7वीं मंजिल पर सभी कमरों को अनलॉक करें, बिल्डिंग 2 की 4वीं और 5वीं मंजिल को एक बार अपग्रेड करें, विशेष बिल्डिंग की 3री मंजिल पर सभी कमरों को अनलॉक करें, सिनेमा और संबंधित सुविधाओं को अनलॉक करें, खिलौनों की दुकान को अनलॉक करें और सभी खिलौनों की दुकान के उत्पादों तक असीमित पहुंच प्राप्त करें। बिल्ली को सहलाते हुए गुवानियन ने मन ही मन पूछा, वैसे सिस्टम, मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि अगर इंसान गोली की दुकान से गोलियां खा ले तो क्या होगा। इनका कोई असर नहीं होगा, सिस्टम ने जवाब दिया। यह कैंडी बीन्स खाने जैसा होगा। नहीं, दरअसल गोलियां मीठी भी नहीं होती, इसलिए यह बेस्वाद बीन्स खाने जैसा होगा। ठीक है, तब कोई भी गोलियां खरीदने में अंक बर्बाद नहीं करेगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गुवानियन ने गोली की दुकान के प्रवेश द्वार पर एक साइन देखा था जिस पर लिखा था, मानव ग्राहकों का प्रवेश वर्जित है। हालांकि अधिकांश लोग शायद विशेष भवन में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ओह ठीक है, मैं कुछ पूछना चाह रहा था, गुवानिन ने उत्साह से कहा। तुमने पहले कहा था कि भूतिया घर में एनपीसी को डरावनी दुनिया से स्थानांतरित किया गया था। क्या तुम काले कपड़ों वाले भूत को लाने के लिए इंटरस्टेलर में फिर से आवेदन कर सकते हो? काले कपड़े वाले भूत ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे डरावनी दुनिया में एनपीसी बनना पसंद नहीं है और उसे लोगों को खाना पसंद नहीं है। उसने गुप्त रूप से यह भी कहा था कि वह उसके साथ जाना चाहता है। चूंकि वह पहले ही उसे अपने अधीनस्थ के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए अब जब अवसर आया है तो वह उसे भूल नहीं सकती थी। जरूर हम कर सकते हैं, हमें आवेदन करने की भी जरूरत नहीं है। इंटरस्टेलर टीम ने मुझे 10 स्लॉट दिए थे और मैंने सिर्फ 9 ही ट्रांसफर किए हैं। एक बचा है तो मैं उसे तुरंत ले आता हूं।
वह यद्यपि काले कपड़े वाला भूत अभी भी इस प्रेतवाधित घर में एक एनपीसी होगा, वह केवल लोगों को डराएगा, उन्हें खाएगा नहीं। अगर वह किसी को खाना भी चाहता तो नहीं खा सकता था। भूतिया घर के भूत मेहमानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इसके अलावा यदि उसने प्रेतवाधित घर में एनपीसी के रूप में गलतियां की तो सजा निश्चित रूप से उतनी गंभीर नहीं होगी। काले कपड़े वाले भूत को नष्ट हो जाने की चिंता लगातार नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि उसने पहले भी लोगों को खाया था, लेकिन वह उस डरावनी दुनिया में था जहां या तो मारना था या मारा जाना था। इंसान भूतों को मारते थे या भूत इंसानों को खाते थे। दोनों को इसमें मजबूर किया गया था और अलग अलग नजरियों के साथ यह कहना मुश्किल था कि कौन सही था और कौन गलत। यहाँ आने के बाद अगर वह अच्छा व्यवहार करेगा तो सब ठीक रहेगा, अगर नहीं करेगा तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। प्रणाली ने तेजी से काम किया और जल्द ही काले कपड़े वाला भूत आ गया। गुवानियन प्रेतवाधित घर के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। एक काला सा रास्ता दिखाई दिया और काले कपड़े वाला भूत बाहर चला गया। बड़ी बहन, वाह बड़ी बहन, मुझे बहुत खुशी है। मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं भूलोगी। अरे रोना बंद करो, गुवानियन ने उसे दिलासा देने के लिए उसका कंधा थपथपाया। यहाँ खूब मेहनत करो वरना तुम फिर से उस डरावनी दुनिया में पहुंच जाओगे, पता है। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। मैं वहां कभी वापस नहीं जाना चाहता, काले कपड़े वाले भूत ने कहा। अच्छा फिर कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ के सारे नियम पता हैं, है ना? मैं करता हूँ, चिंता मत करो बड़ी बहन। प्रेतवाधित घर से एनपीसी को आमतौर पर बाहर आने की अनुमति नहीं थी, अतिथि आवासीय क्षेत्रों में जाने की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि प्रेतवाधित घर के अंदर विशेष रूप से एनपीसी के रहने, खाने और खेलने के लिए एक वैकल्पिक स्थान था। यहाँ तक कि उनके पास भोजन और दैनिक आवश्यकताएं खरीदने के लिए वेतन भी था। लेकिन उन मामलों को इंटरस्टेलर पक्ष द्वारा प्रबंधित किया गया था, इसलिए गुवानियन को इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। तुम्हें अब अंदर जाना चाहिए। आज अच्छी तरह आराम करो और कल से काम शुरू करो। ठीक है। काले कपड़े वाले भूत के अंदर जाने के बाद गुवानियन ने रोलर कोस्टर की सवारी की। यहाँ का रोलर कोस्टर विशेष रूप से रोमांचकारी था। इसकी सवारी करना अविश्वसनीय रूप से उत्साहवर्धक था। जब वह घुड़सवारी समाप्त करके मनोरंजन पार्क से बाहर निकली तो दोपहर के भोजन का समय हो गया था। वह कोला और हैमबर्गर को दोपहर के भोजन के लिए बुलाने के लिए अपने कमरे में वापस जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही वह लॉबी में वापस आई, उसने एक अतिथि को अंदर आते देखा। नाइनटेल्स की तरह इस मेहमान ने भी लाल कपड़े पहने थे, लेकिन स्टाइल बिल्कुल अलग था। उसने एक प्यारी सी पफी ड्रेस पहनी थी और सिर के ऊपर 2 जूड़े बनाए थे। देखने में वो कोई 11 से 12 साल की बच्ची लग रही थी। वह एक छोटा सा नाजुक सूटकेस भी ले जा रही थी। गुवानियन ने मन ही मन सोचा कि यह राक्षस लोक से आया हुआ कोई और आगंतुक होगा। यदि यह सर्वनाशकारी दुनिया का कोई मानव होता, विशेष रूप से 11 या 12 वर्ष का बच्चा, तो वह इतना स्वच्छ, परिष्कृत और लापरवाह कैसे हो सकता है? नमस्ते बड़ी बहन, मैं राक्षस लोक से हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ एक होटल है जहाँ आप जादुई गोलियां खरीद सकते हैं और इंसानों का खाना खा सकते हैं। छोटी लड़की की आवाज साफ और कर्कश थी। हाँ यही जगह है, गुवानियन मुस्कुराई। क्या आप चेक इन करना चाहेंगे? हाँ, लेकिन पहले मैं पूछना चाहता था कि क्या यहाँ कोई पूल या ऐसा कुछ है? गुवानियन ने कहा। हमारे पास गर्म पानी के झरने हैं। ओह, यह भी काम करता है। छोटी लड़की ने अपना छोटा सा सूटकेस सामने की मेज पर उठाया और उसे खोला। गुवानियन और जूशी, जो फ्रंट डेस्क पर ड्यूटी पर थे, दोनों दंग रह गए। छोटा सा सूटकेस दिव्य फूलों से लबालब भरा हुआ था। क्या व्यवस्था ने यह नहीं कहा था कि दानव लोक में दिव्य पुष्प इतने प्रचुर नहीं थे? नाइनटेल्स जब आया तो केवल 8 ही लाया था, लेकिन यह प्यारा सा दानव एक साथ इतने सारे कैसे ले आया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह केवल छोटी दिखती थी, लेकिन वास्तव में वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और दानव क्षेत्र में अद्वितीय थी? बस सभी दिव्य फूलों को मशीन पर रख दो, जूशी ने कहा। ठीक है। छोटी लड़की ने सारे दिव्य फूल उस पर डाल दिए। जल्द ही एक कमरे का कार्ड दिखाई दिया। गुवानियन ने झुककर देखा तो पता चला कि छोटी लड़की का नाम हैप्पी कार्प था। इसके अलावा रूम कार्ड पर 7,000 अंक दर्शाए गए थे। प्रत्येक दिव्य पुष्प का मूल्य 100 अंक था, इसलिए उसके सूटकेस में 70 दिव्य पुष्प थे। जैसे ही जूशी ने उसे कमरे का कार्ड दिया, उसने उत्सुकता से पूछा, अतिथि, आपको इतने सारे दिव्य फूल कहाँ से मिले? मैंने उन्हें उठा लिया, हैप्पी कार्प ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने विज्ञापन बोर्ड देखा और यहाँ खेलने आना चाहा।
फिर मैंने देखा कि दिव्य फूलों के बदले पॉइंट मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ दिव्य फूल ढूंढने चलूं। लेकिन फिर हर कुछ कदम चलने पर मुझे एक मिल जाता, हर कुछ कदम पर एक और। तो मैंने बस सब उठा लिए। जूशी, क्या अविश्वसनीय भाग्य। गुवानियन को याद आया कि हैप्पी कार्प ने पहले पूछा था कि क्या वहां कोई तालाब है। इतनी अच्छी किस्मत के साथ क्या यह हो सकता है? गुवानियन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या आप कोई मछली हैं? हाँ, हैप्पी कार्प ने सिर हिलाया। मैं सचमुच एक छोटी कोई मछली दानव हूँ। बहुत बड़ी बहन, तुम इतनी चतुर हो कि इसे समझ गई। गुवानियन ने मन ही मन सोचा, कोई आश्चर्य नहीं। एक कोई मछली होने के नाते जाहिर है उसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी। तो क्या अब मैं होटल में सामान खरीद सकता हूँ? हैप्पी कार्प ने फिर पूछा। बिल्कुल। क्या तुम पहले अपना कमरा देखना चाहोगी या कुछ गोलियां खरीदोगी? गुवानियन ने पूछा। हैप्पी कार्प ने अपने होंठ चाटे और कहा, नहीं, मैं पहले खाना खरीदना चाहती हूँ। मैं बहुत समय से इंसानों का खाना खाने के लिए तरस रही हूँ। मैंने सुना है कि इंसानों के पास हॉट पॉट नाम की कोई चीज होती है जो बहुत स्वादिष्ट होती है। गुवानियन ने मन ही मन सोचा कि यह वास्तव में एक खाने की शौकीन छोटी कोई मछली थी। ज्यादातर अलौकिक प्राणी इस जगह पर मुख्यतः अमृत के लिए आते थे और मानव भोजन को केवल एक अतिरिक्त गतिविधि के रूप में चखते थे। लेकिन यह छोटी कोई मछली स्पष्ट रूप से भोजन के लिए आई थी। मैं वैसे भी दोपहर के भोजन में हॉटपॉट खाने की योजना बना रहा था। मुझे वापस जाकर अपने भाई और बहन को बुला लेने दो, फिर मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, गुवानियन ने कहा। महान। गुवानियन कोला और हैमबर्गर को बुलाने वापस गई। जूशी ने उत्सुकता से हैप्पी कार्प से पूछा, क्या तुम सच में कोई अमृत नहीं खरीद रहे हो? क्या वहां कई चमत्कारी गोलियां नहीं होनी चाहिए जो साधना को बेहतर बना सकती हैं और जादुई शक्तियां बढ़ा सकती हैं? क्या तुम्हें वो नहीं चाहिए? कोई जरूरत नहीं। हैप्पी कार्प ने उदारता से हाथ हिलाया। हम कोई मछलियों ने कभी जादुई शक्तियों या साधना के स्तर की परवाह नहीं की। हम बस आजादी से जीते हैं। लेकिन हम में से हर कोई खुशी और स्वस्थता से जीता है। जूशी ने मन ही मन सोचा कि यह बात तो सही है। आखिर वे कोई मछलियां थीं जिन्हें सौभाग्य की अपार आभा से नवाजा गया था। साधना के स्तर और जादुई शक्तियों का उनकी तुलना में क्या महत्व था? जल्द ही गुवानियन कोला और हैमबर्गर लेकर बाहर आ गया। वाह बड़ी बहन, आपकी पोशाक बहुत सुंदर है, हैमबर्गर ने मिलते ही उसकी तारीफ की। हैमबर्गर की प्रशंसा सुनकर हैप्पी कार्प खुशी से झूम उठी और उसका हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराई। आपकी ड्रेस भी बहुत सुंदर है। सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हॉटपॉट रेस्तरां में पहुंचने पर हैप्पी कार्प ने उत्साहपूर्वक व्यंजन ऑर्डर करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने 70 से ज्यादा दिव्य फूलों का आदान प्रदान 7,000 पॉइंट्स के लिए किया था। उसने 10 दिन का प्रवास बुक किया था जिसकी कीमत 2,000 पॉइंट्स थी और उसके पास 5,000 पॉइंट्स बचे। चूंकि वह कोई भी अमृत नहीं खरीद रही थी, इसलिए भोजन के मामले में उसे निश्चित रूप से पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। हालांकि मेज छोटी नहीं थी, लेकिन अगर वह मेन्यू में मौजूद हर डिश ऑर्डर करती तो सब मेज पर नहीं आ पाते। इसलिए हैप्पी कार्प ने खाते हुए ऑर्डर किया और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। गुवानियन हैरानी से देखती रही कि उसने 1 दर्जन से ज्यादा मीट और उतनी ही सब्जियों की प्लेटें खा लीं, फिर भी वह असंतुष्ट दिख रही थी। सोचने पर हालांकि हैप्पी कार्प 10 साल से थोड़ी ज्यादा उम्र की बच्ची लग रही थी, असल में उसकी उम्र सैकड़ों या हजारों साल रही होगी। एक अलौकिक प्राणी के लिए थोड़ा ज्यादा इंसानी खाना खाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और तो और हैप्पी कार्प जितना ज्यादा खाती उतनी ही खुश होती। आखिरकार पॉइंट्स तो मिलते ही थे। और खा। गुवानियन ने हैप्पी कार्प को मातृत्वपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। हालांकि उसने यह भी देखा कि हैप्पी कार्प ने मछली से संबंधित कोई व्यंजन ऑर्डर नहीं किया था। यद्यपि वह एक अलौकिक प्राणी थी, फिर भी वह अपनी ही प्रजाति को नहीं खा सकती थी। दोपहर में, जैसा कि नाइनटेल्स ने पहले बताया था, वह न केवल सामान से भरा एक और बड़ा बक्सा लेकर आई, बल्कि अपने साथ 3 दोस्तों को भी ले आई। वहां पुरुष और महिलाएं दोनों थे। एक महिला अलौकिक ने क्रॉप टॉप पहना था, उसकी टांगें लंबी थीं और उसका फिगर नाइनटेल्स जैसा था। हालांकि उसने भावशून्य चेहरा बनाए रखा और जब गुवानियन अंदर आई तो उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। अपने पीछे बिल्ली की पूंछ देखकर गुवानियन समझ गई। यह अवश्य ही वही पृथक बिल्ली आत्मा मित्र है जिसका उल्लेख नाइनटेल्स ने किया था। यह याद करते हुए कि कुछ बिल्ली मालिक वास्तव में काफी अलग थलग थे, गुवानियन को यह अजीब नहीं लगा कि एक बिल्ली की आत्मा अलग थलग हो सकती है। एक और अलौकिक महिला ने हल्के हरे रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी जो सौम्य और बौद्धिक लग रही थी।
अंदर आते ही उसने गुवानियन का हाथ पकड़ लिया और उसकी प्रशंसा की कि वह आत्मिक लोक से मानव लोक तक एक रास्ता खोल सकती है और अलौकिक प्राणियों को होटल में ठहरने देने के लिए तैयार है। गुवानियन को इतनी खूबसूरत महिला द्वारा अपना हाथ पकड़े जाने पर थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। उसने महिला की लंबी पोशाक पर बनी पत्तियों को देखा और अनुमान लगाया कि वह कोई पौधे से संबंधित अलौकिक प्राणी होगी। अंतिम व्यक्ति एक पुरुष अलौकिक प्राणी था जो एक आकर्षक सूट पहने हुए था। वह एक मानव व्यवसायी जैसा दिखता था तथा काफी सुंदर भी था। उसके पास कोई विशेष रूप से आकर्षक विशेषताएं नहीं थीं। वह केवल गुवानियन को देखकर मुस्कुराया, जिससे वह यह अनुमान लगाने में असमर्थ हो गई कि वह किस प्रकार का अलौकिक प्राणी था। वानियन, मुझे इस बार पर्याप्त सामान लाना चाहिए था ताकि मैं उसे अंकों के बदले ले सकूं, नाइनटेल्स ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। फिर उसने बॉक्स खोला। यह दिव्य फूलों और विभिन्न सोने और चांदी के रत्नों से भरा हुआ था, जिससे गुवानियन लगभग अंधा हो गया था। अन्य 3 अलौकिक प्राणियों के पास भी एक बक्सा था जिसमें समान वस्तुएं थीं। स्वर्गीय फूल सचमुच मिलना मुश्किल है। हमने इन्हें खोजने के लिए काफी देर तक खोज की, नाइनटेल्स ने कहा। बाद में हमें लगा कि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम कुछ और सोने और चांदी के आभूषण ले आए। जल्दी करो जूशी, उनके लिए अंक बदलो और उन्हें पंजीकृत करो, गुवानियन ने उत्साह से कहा। अंक, ये सभी अंक थे। आत्मिक क्षेत्र के लिए रास्ता खोलना सचमुच एक महान निर्णय था। भविष्य में प्रथम स्थान के लिए कौन सी प्रणाली उसकी प्रणाली से प्रतिस्पर्धा कर सकेगी? जूशी ने तुरंत नाइनटेल्स के रूम कार्ड में अंक जोड़ दिए, फिर अन्य 3 अलौकिक प्राणियों को पंजीकृत किया। इस टॉपअप के बाद नाइनटेल्स के रूम कार्ड में 10,000 से अधिक अंक हो गए। अन्य 3 अलौकिक प्राणियों की स्थिति भी लगभग इतनी ही थी। गुवानियन ने कमरे के कार्ड पर उनके नाम देखे, कैट एयर, ट्री स्पिरिट और मून ईगल। तो पुरुष अलौकिक का असली रूप एक बाज था। भविष्य में वह सभी प्रकार के अलौकिक प्राणियों को देख सकेगी, जिससे निश्चित रूप से उसका क्षितिज व्यापक हो जाएगा। अंक जोड़ने के बाद नाइनटेल्स ने गुवानियन से पूछा, क्या यहाँ कोई जगह है जहाँ हम पी सकें? हम आज रात इकट्ठा होने की योजना बना रहे हैं। हाँ, बार, गुवानियन ने कहा। आज दोपहर को गुवानियन ने होटल का एक नक्शा बनाया और उसे लॉबी में चिपका दिया, जिसमें होटल में प्रत्येक दुकान का स्थान अंकित था। मैं इसे देख रहा हूँ, क्या यह यही है? मून ईगल ने नक्शे पर बार की ओर इशारा किया। हाँ, यहाँ एक डांस क्लब और एक शांत बार है। अगर आप सिर्फ पीना और बातें करना चाहते हैं तो शांत बार आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अच्छा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? ट्री स्पिरिट ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम अपने कुछ इंसानी दोस्तों को भी साथ ला सकते हो, हम दावत देंगे। अगर वे हमसे नहीं डरते तो। हालांकि उनका ज्यादातर खर्च अमृत पर था, फिर भी उन्हें लगा कि वे थोड़ी शराब तो पी ही सकते हैं। और बुरी बात यह है कि वे वापस जाकर और गहने लाकर पॉइंट्स के बदले कुछ और पैसे ले सकते हैं। गुवानियन ने एक पल सोचा, फिर सहमति जताई। कुछ अलौकिक प्राणियों के साथ एकत्र होना बहुत ही अनोखा अनुभव होगा। इसके अलावा उसे नाइनटेल्स और ट्री स्पिरिट काफी पसंद थे। हालांकि शुरू से अंत तक कैट एयर ने एक भी शब्द नहीं कहा था। सचमुच अलग। शाम को गुवेन जुआंग जियाओक्सिया और बाई शुवेन को बार में लाया। डोंग यू भी आना चाहती थी, लेकिन वह नाबालिग थी और नहीं आ सकी। शायद इसलिए कि ये अलौकिक प्राणी मनुष्यों से अलग नहीं दिखते थे और सभी सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं थीं। नौपूंछ और वृक्ष आत्मा विशेष रूप से मैत्रीपूर्ण थे। जुआंग जियाओक्सिया और बाई शुवेन शुरुआत में थोड़े आरक्षित थे, लेकिन जल्द ही सहज महसूस करने लगे। जब वे शराब पी रहे थे और बातचीत कर रहे थे, गुवानियन ने बताया कि वे यहाँ अपना पेय स्वयं बना सकते हैं, जिससे नाइनटेल्स की रुचि बढ़ गई। क्या होगा अगर आप कुछ ऐसा मिला दें जिसका स्वाद बहुत बुरा हो? मून ईगल हंसा। तो फिर तुम इसे पी लोगे? नाइनटेल्स ने कंधे उचका दिए। किसने कहा कि तुम हमारे बीच एकमात्र पुरुष हो? इस पर सभी लोग हंस पड़े और नाइनटेल्स उत्साहपूर्वक पेय पदार्थ मिलाने चली गई तथा ट्री स्पिरिट भी रुचि के कारण उसके पीछे पीछे चल पड़ी। इन दोनों के चले जाने से माहौल अचानक ठंडा हो गया। कैट एयर मुश्किल से बोल पा रही थी। मून ईगल उनसे परिचित नहीं था, इसलिए गुवानियन और उसके 2 दोस्तों को नहीं पता था कि क्या कहना है। जैसे ही गुवानियन कोई विषय ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मून ईगल ने अचानक उससे पूछा, बॉस गु, क्या आपका कोई आध्यात्मिक साथी है? मेरा मतलब है कोई बॉयफ्रेंड। अगर नहीं तो क्या आप मुझे लेने पर विचार करेंगी? गुवानियन, मुझे विनम्रतापूर्वक मना करना होगा। मत जाओ, मून ईगल ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे साथ तुम्हारा बहुत मजा आएगा। क्या तुम सच में दोबारा सोचना नहीं चाहते? गुवानियन का मुंह फड़क उठा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि नाइनटेल्स और ट्री स्पिरिट वापस आ गए।
नाइनटेल्स गुवानियन के सामने आया और बोला, मून ईगल, क्या तुम फिर से अपनी पुरानी चालें चल रहे हो? मुझे तुम्हें साथ लाने से पहले ही पता होना चाहिए था। ट्री स्पिरिट ने मधुरता से मुस्कुराया, लेकिन उसके शब्दों में धमकी की एक अंतर्निहित धारा थी। आप अपनी इच्छानुसार किसी के साथ भी फ्लर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे बॉस गु के साथ ऐसा करना वर्जित है। मून ईगल ने हार मानकर अपना माथा रगड़ा और हाथ ऊपर उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। देवियों, मुझे माफ करना। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है? हम्म, यह तो बड़ी चतुराई है कि तुम्हें पता है कि कब रुकना है। लो, यह काढ़ा पी लो जो मैंने अभी बनाया है। मून ईगल ने अपने सामने रखे रंगीन और डरावने दिखने वाले पेय को देखा और अनिच्छा से कहा, क्या मैं इसे नहीं पी सकता? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नाइनटेल्स और ट्री स्पिरिट ने एक साथ कहा। मून ईगल के पास औषधि पीने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसका पूरा चेहरा सिकुड़ गया। गुवानियन ने यह साफ देखा और हंसने का मन किया। अपनी आंख के कोने से उसने सोचा कि उसने कैट एयर को भी हंसते हुए देखा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कैट एयर का चेहरा फिर से भावहीन था। क्या उसने इसकी कल्पना की थी? वानियन, उस पर ध्यान मत दो। वो हमेशा ऐसा ही रहता है, हमेशा राक्षसों के लोक में स्त्री आत्माओं के साथ छेड़खानी करता रहता है। नाइनटेल्स ने उसे एक तरफ खींचते हुए कहा, अगर मैं उसके साथ बड़ी नहीं हुई होती तो मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं घूमती। वृक्ष आत्मा हंसी, अच्छा हुआ कि तुम उसके बहकावे में नहीं आए। गुवानियन को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। आज ही तो उसकी मून ईगल से पहली मुलाकात हुई थी। अगर वो इतनी आसानी से बहक जाती तो बहुत बुरा होता। इसके अलावा अब वह बस पॉइंट्स कमाना चाहती थी। वह रोमांस के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया तो वो उसका करीबी बन जाएगा। वो उसे ये सिस्टम कैसे समझाएगी? होटल के राज कैसे समझाएगी? अगर वो उससे राज छिपाएगी तो वो नाराज हो सकता है। छोड़ो भी, उसके दिल में कोई मर्द नहीं है तो वो अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। बहन नाइनटेल्स, राक्षसों का राज्य कैसा है? बाई शुवेन ने उत्सुकता से पूछा। यह कुछ कुछ तुम्हारी इंसानी दुनिया जैसा है, नाइनटेल्स ने कहा। हमारा क्षेत्र कई क्षेत्रों में बंटा हुआ है, जैसे वन क्षेत्र, मीठे पानी का क्षेत्र, खारे पानी का क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। शहरों की इमारतें 1920 और 30 के दशक जैसी हैं। दरअसल ज्यादातर राक्षस शहरी इलाकों में रहना पसंद नहीं करते। जंगल वाला इलाका सबसे ज्यादा आबादी वाला है। अगली बार जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें वहां घुमाने ले चलूंगा। महान बाई शुवेन और जुआंग जियाओक्सिया उत्साहित थे। मनुष्यों को राक्षस लोक में लाकर क्या तुम्हें परेशानी खड़ी करने का डर नहीं लगता? कैट एयर, जो अब तक चुप थी, अचानक ठंडी आवाज में बोली। नाइनटेल्स थोड़ा रुका, फिर बोला, ठीक है, तुम्हारी बात सही है। हालांकि राक्षसों का साम्राज्य हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहा जाए। गुवानियन सहमत हुए। हालांकि सिस्टम ने कहा था कि इंटरस्टेलर द्वारा चुने गए सभी राक्षस अच्छे थे, लेकिन बाई शुवेन और जुआंग शियाओक्सिया के पास होटल के बाहर सुरक्षा तंत्र नहीं होगा, इसलिए सतर्क रहना बेहतर था। राक्षस निश्चित रूप से होटल की सीमाओं के भीतर मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इस तरह से सोचते हुए कैट एयर शायद उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। शायद वह उतनी अलग-थलग नहीं थी जितनी वह ऊपर से दिखती थी। वैसे तुम्हें कैसे पता कि पिछली सदी में इंसानी दुनिया कैसी थी? गुवानियन ने उत्सुकता से पूछा। क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? हाँ, लगभग 100 साल पहले राक्षस लोक और मानव लोक के बीच एक द्वार थोड़े समय के लिए खुला था, लेकिन यह इतनी जल्दी बंद हो गया कि हमें केवल एक झलक ही मिल पाई और वापस लौटने से पहले हमारे पास कुछ खरीदने का भी समय नहीं था, नाइनटेल्स ने बताया। मैंने सुना है कि यह कुछ समय पहले भी खुला था, ट्री स्पिरिट ने आगे कहा। लेकिन हम या तो बहुत छोटे थे या तब तक स्पिरिट्स की खेती नहीं की थी, इसलिए हमें उस समय के बारे में ठीक से पता नहीं है। मैं समझ गया, गुवानियन ने सिर हिलाया। राक्षसों के लोक के पिछले द्वार किसने खोले थे? क्या यह भी अंतरतारकीय पक्ष ही था? गुवानियन ने अपने मन में सिस्टम से पूछा, लेकिन सिस्टम ने जवाब दिया कि इसे केवल 6 साल पहले बनाया गया था और यह अभी भी एक शिशु है, इसलिए इसे पिछली घटनाओं के बारे में पता नहीं है। अगली सुबह जब गुवानियन नाश्ते के लिए कैफेटेरिया में आई तो उसने देखा कि हैप्पी कार्प वहां मेज पर व्यंजनों का ढेर लगाकर बैठी थी। वह बड़े चाव से खा रही थी और अपने आसपास के अन्य मेहमानों को हैरान कर रही थी। बॉस गुड हैप्पी कार्प ने उसे देखा और जैसे तैसे उसके मुंह में जो था उसे निगल लिया और फिर उत्साह से उसका अभिवादन किया। इंसानों का खाना कितना स्वादिष्ट होता है। क्या मैं आज कुछ और दोस्त ला सकती हूँ?
मेरे आने से पहले उन्होंने कहा था कि इंसानों का खाना बहुत बुरा होता होगा। हम बिल्कुल कर सकते हो। गुवानियन खुश हुई। तुम जितने ज्यादा दोस्त लाओगे मैं उतनी ही खुश रहूंगी। बॉस गु, आप बहुत अच्छे हैं। गुवानियन ने मन ही मन सोचा, नासमझ बच्ची, ये मेरे काम के लिए अच्छा है, क्या मुझे तुम्हारी तारीफ नहीं करनी चाहिए? ये नन्ही सी कोई कितनी प्यारी और नासमझ है। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, सिस्टम की आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंजी, डिंग। बधाई हो होस्ट, मिशन पूरा हुआ। पुरस्कार, बिल्डिंग 2 की 7वीं मंजिल पर सभी कमरों को अनलॉक करें। बिल्डिंग 2 की 4 थी और 5वीं मंजिल को एक बार अपग्रेड करें। विशेष, बिल्डिंग की 3वीं मंजिल पर सभी कमरों को अनलॉक करें। सिनेमा और संबंधित सुविधाओं को अनलॉक करें। खिलौनों की दुकान को अनलॉक करें और सभी खिलौनों की दुकान के उत्पादों तक असीमित पहुंच प्राप्त करें। नवीनतम मिशन में 5 राक्षस मेहमानों की मेजबानी करना था और यह मिशन नाइनटेल्स के आने के बाद जारी किया गया था, इसलिए नाइनटेल्स की गिनती नहीं की गई। नाइनटेल्स 3 राक्षसों को वापस ले आया था, साथ ही हैप्पी कार्प ने 4 राक्षस लाए थे, जिसका मतलब था कि एक और राक्षस आ गया था। गुवानियन को इसमें काफी दिलचस्पी थी, इसलिए वह देखने के लिए बाहर गई। नवागंतुक एक हट्टा-कट्टा भालू सा था, शायद गुवानियन से 2 गुना लंबा, और उसके पूरे शरीर पर मांसपेशियां थीं। जूशी उसे हैरानी से देख रहा था। वह 2 बड़े बक्से ले जा रहा था जो आत्माओं की खोज करने वाले फूलों और सोने चांदी के गहनों से भरे थे। हालांकि उनमें ज्यादा आत्मा की खोज करने वाले फूल नहीं थे, फिर भी सोने चांदी के गहनों की भारी मात्रा के बदले लगभग 20,000 पॉइंट्स मिले। फिर वह दवा की दुकान की ओर भागा। ऐसा लग रहा था कि उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, वह दवा लेने आया था। यह एक महत्वाकांक्षी राक्षस था। नाश्ते के बाद गुवानियन सिनेमा देखने चला गया। सिनेमा में 10 स्क्रीनिंग रूम थे, जिनमें से प्रत्येक में दिन में अलग अलग समय पर 10 फिल्में दिखाई जाती थीं। इन फिल्मों में न केवल इस दुनिया के अतीत की फिल्में शामिल थीं, बल्कि उस दुनिया की भी फिल्में शामिल थीं जहां से गुवानियन अपने पुनर्जन्म से पहले आई थीं। मेहमान अपनी पसंद की फिल्में चुन सकते थे। विभिन्न फिल्मों के लिए टिकट की कीमतें अलग अलग थीं, सबसे सस्ती फिल्म के लिए 10 अंक से लेकर सबसे महंगी फिल्म के लिए 100 अंक तक। चूंकि सिनेमा हाल ही में खुला था, इसलिए ज्यादातर मेहमान आराम करना चाहते थे और आज फिल्में देखने चले गए। जॉम्बी हत्या सिमुलेशन प्रशिक्षण शिविर में कुछ खाली कमरे देखकर गुवानियन एक कमरे में घुस गया और अभ्यास करने लगा। यद्यपि उसके पास सिस्टम की सुरक्षा प्रणाली थी और वह अजय थी और वह असली जॉम्बी को मारने के लिए बाहर नहीं जा सकती थी, फिर भी वह अपने कौशल में सुधार करना चाहती थी। इस प्रणाली के साथ निश्चित रूप से उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन हमेशा इस प्रणाली पर निर्भर रहने से वह कमजोर हो जाएगी। किसी भी स्थिति में अधिक अभ्यास से कोई नुकसान नहीं होगा। वह 066 प्रणाली, कौन जानता था कि यह अधिक परेशानी पैदा करेगी। सुबह भर अभ्यास करने के बाद गुवानियन पसीने से लथपथ हो गई थी। वह नहाने के लिए अपने कमरे में वापस गई और तभी उसने सिस्टम को एक नया मिशन जारी करते सुना। डिंग, नया कार्य अनलॉक हुआ, पिल शॉप से 30 गोलियां बेचें। कार्य पुरस्कार, बिल्डिंग 2 की 8वीं मंजिल पर सभी कमरों को अनलॉक करें। बिल्डिंग 2 की 6वीं और 7वीं मंजिल को एक बार अपग्रेड करें। विशेष, बिल्डिंग की 4वीं मंजिल पर सभी कमरों को अनलॉक करें। हथियार की दुकान और हथियार की दुकान में सभी असीमित वस्तुओं को अनलॉक करें। मसालेदार हॉट पॉट शॉप और मसालेदार हॉट पॉट शॉप में सभी असीमित मेनू आइटम अनलॉक करें। नोट, हथियार की दुकान में सभी हथियार केवल लाश के खिलाफ प्रभावी हैं। यह सुनकर गुवानियन ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। वर्तमान में होटल में केवल 6 राक्षस अतिथि थे। ये गोलियां विशेष रूप से महंगी थीं, और यदि वे गोलियों को खाने के लिए केवल इन 6 लोगों पर निर्भर रहते तो कम समय में यह कार्य पूरा करना असंभव होता। वह मेहमानों को ज़ॉम्बी से निपटने के लिए हथियार उपलब्ध कराने के लिए काफी उत्सुक थी। कुछ दिन पहले उसने सुना था कि एक अन्य शहर में ज़ॉम्बी की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है और कई मनुष्य जो लगभग 2 वर्षों तक प्रलय से जूझते रहे थे, अंततः ज़ॉम्बी संक्रमण के शिकार हो गए। आखिरकार ज़ॉम्बी के अलावा सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं थीं, जिनसे पूरी तरह से बचाव करना वास्तव में असंभव था। हैप्पी कार्प ने कहा था कि वह कुछ और मित्रों को वापस लाएगी और निश्चित रूप से उनके कोई जनजाति के लिए अंकों के बदले में दिव्य फूल ढूंढना आसान हो जाएगा। उसे याद आया कि नाइनटेल्स और अन्य लोगों ने भी कहा था कि वे आज राक्षस लोक में वापस लौटेंगे। शायद गुवानियन विशेष भवन की ओर दौड़ा और ठीक उसी समय उसने नाइनटेल्स और अन्य लोगों को बाहर आते देखा। क्या तुम राक्षस लोक की ओर वापस जा रहे हो? मैं तुमसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ, उसने कहा। ट्री स्पिरिट मुस्कुराया और बोला, आपको यह कहने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि हम होटल के प्रचार में मदद करें, है ना?
हे यह सही है, गुवानियन ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें इसे बिना किसी खर्चे के प्रचारित करने के लिए नहीं कहूंगा। बाद में चाहे तुम मेहमान लाओ या नहीं, तुम में से हर एक नहीं, हर एक राक्षस मनोरंजन पार्क में 3 बार मुफ्त में खेल सकता है। कैसा लग रहा है? यह कुछ ऐसा था जिस पर गुवानियन ने सिस्टम के साथ बातचीत की थी। आखिरकार उन्होंने राक्षसों से पहले ही काफी कुछ दूध निकाल लिया था। उन्हें मनोरंजन पार्क में कुछ बार मुफ्त में खेलने देना कोई बड़ी बात नहीं थी, और राक्षसों के लिए कुछ अंक बचाना हमेशा अच्छा होता था। राक्षस लोक में मनोरंजन पार्क जैसी जगहें नहीं थीं, इसलिए उनके लिए इसका अनुभव करना अच्छा होगा। हालांकि उन्होंने राक्षसों के क्षेत्र में होर्डिंग लगा दिए थे, लेकिन वे इसकी गारंटी नहीं दे सकते थे कि हर राक्षस उन्हें देखेगा। राक्षसों का विशेष रूप से प्रचार में मददगार होना निश्चित रूप से बेहतर होता। बहुत बढ़िया, मून ईगल ने उत्साह से कहा। मैं कल खेलने जरूर जाना चाहता हूँ। यह बहुत अच्छी बात है कि हम मुफ्त में खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप हमें कोई फायदा नहीं भी देते तो भी हम आपके प्रचार में मदद करते, ट्री स्पिरिट ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार हम सबकी आपसे तुरंत पट गई, नाइनटेल्स ने अपने लंबे लहराते बालों को झटकते हुए कहा। क्यों न हम एक प्रतियोगिता रखें कि कौन सबसे अधिक मेहमानों को वापस ला सकता है। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी राक्षस महिलाओं को जानता हूँ? मून ईगल ने भौहें चढ़ाई। क्या तुम सच में मुझसे मुकाबला करना चाहती हो? नाइनटेल्स मुस्कुराई, उसकी आंखें आकर्षण से भर गईं। क्या आपको लगता है कि कुछ पुरुष राक्षस मेरा पीछा कर रहे हैं? ठीक है, तो फिर चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो है सामने रखो। गुवानियन को उम्मीद नहीं थी कि अचानक उनकी प्रतिस्पर्धी भावना जागृत हो जाएगी, लेकिन यह उसके लिए अच्छी खबर थी। वे जितने अधिक मेहमानों को वापस लाएंगे, वह उतने ही अधिक अंक अर्जित करेगी और उतनी ही तेजी से वह कार्य पूरा कर सकेगी। शुरू से अंत तक केवल कैट एयर ही चुप रही। उसके भावशून्य उदासीन व्यवहार को देखकर गुवानियन को उसका अभिवादन करने में असहजता महसूस हुई। जाने से पहले उसने नाइनटेल्स, ट्री स्पिरिट और बाकी लोगों से थोड़ी और बातचीत की। जैसा कि वादा किया गया था, हैप्पी कार्प एक ही बार में 5 दोस्तों को वापस ले आई। सभी युवा कोई राक्षस थे जो बाहर से लगभग उसकी ही उम्र के लग रहे थे। प्रत्येक युवा कोई राक्षस दिव्य फूलों से भरा एक बक्सा लाया। गुवानियन को आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने पूरे राक्षस क्षेत्र के सभी दिव्य फूल तोड़ लिए हैं। कार्य के बारे में सोचते हुए गुवानियन ने परिश्रमपूर्वक उनके लिए गोली की दुकान का प्रचार किया। हालांकि तुम्हें साधना और जादुई शक्ति की परवाह नहीं है, पर और भी गोलियां हैं। सुंदरता और स्वास्थ्य के लिए। जरा सोचो, भविष्य में तुम्हारे कोई कबीले का हर सदस्य दिव्य प्राणियों जितना सुंदर हो सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं होगा? हैप्पी कार्प ने अपना सिर हिलाया। हम दिव्य प्राणियों की तरह नहीं बनना चाहते। दिव्य लोक में उनके बहुत ज्यादा नियम हैं। मैं एक छोटी परी से भी मिली थी जिसने चुपके से मुझसे इसकी शिकायत की थी। मेरा मतलब बिल्कुल यह नहीं था। बहनों, चलो गर्मागर्म खाना खाते हैं। वह गुवानियन ने देखा कि युवा कोई राक्षस खुशी से हॉट पॉट रेस्तरां की ओर भाग रहे थे, और उसे ऐसा लग रहा था कि वह रो सकती है। ऐसा लग रहा था कि युवा कोई राक्षसों को पिल शॉप पर पैसा खर्च करने के लिए राजी करना असंभव था। कोई बात नहीं, जरूर नए राक्षस मेहमान आएंगे। होटल में खिलौनों की दुकान खुलने के बाद बच्चों के साथ माता पिता खरीदारी करने के लिए उमड़ पड़े। हालांकि अब बच्चों को स्कूल जाना था, लेकिन काम और आराम के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण था। इसके अलावा बच्चों को लंबे समय तक चले प्रलय के दौरान बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, इसलिए उन्हें आराम देने के लिए कुछ खिलौने खरीदना उचित था। न केवल बच्चे बल्कि कुछ वयस्क भी खिलौनों में रुचि रखते थे। खिलौनों की दुकान में तरह तरह की खिलौना कारें, हवाई जहाज, टैंक, गुड़ियाएं, पहेलियां, रूबिक क्यूब वगैरह सब मौजूद थे। विविधता बहुत व्यापक थी। खिलौनों की कीमतें 10 से 500 तक थीं। कुछ देर के लिए होटल का प्रवेश द्वार खिलौना विमानों की उड़ान तथा विभिन्न खिलौना कारों और टैंकों की दौड़ से भर गया। कुछ लोगों ने खाली समय में खिलौना कार दौड़ का आयोजन भी किया, जिसमें हारने वाले को सभी को भोजन कराया गया। बेशक वे सभी बहुत सावधान थे और सुरक्षित सीमाओं के भीतर ही खेल रहे थे। कोला और हैमबर्गर ने बच्चों की खिलौना कार रेस में भी भाग लिया। बच्चों की दौड़ केवल मनोरंजन के लिए थी, इसमें भोजनोपहार की कोई शर्त नहीं थी। अंत में कोला तीसरे स्थान पर आया तथा प्रथम स्थान न जीत पाने के कारण थोड़ा निराश था। नौपूछ और अन्य राक्षस धीरे धीरे वापस लौट आए। नाइनटेल्स 5 राक्षसों को वापस ले आया, ट्री स्पिरिट 3 को वापस ले आया और मून ईगल भी 5 राक्षसों को वापस ले आया। परिणामस्वरूप नाइनटेल्स और मून ईगल का मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ।
गुवानियन को आश्चर्य हुआ कि जो सबसे अधिक राक्षसों को वापस लाया वह वास्तव में कैट एयर थी। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी भावशून्यता थी, लेकिन उसके पीछे 1 दर्जन से अधिक राक्षस थे। वहां नर और मादा दोनों थे, जो अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे। गुवानियन बता सकती थी कि उनमें से 3 बिल्ली राक्षस थे और 2 तेंदुए राक्षस, लेकिन वह बाकियों को पहचान नहीं पाई। कैट एयर वास्तव में प्रभावशाली थी, एक साथ इतने सारे लोगों को वापस लाकर। गुवानियन की तीव्र निगाहों को देखकर कैट एयर ने ठंडे स्वर में कहा, गलत मत समझो, मैंने बस यूं ही कह दिया था और वे सब आ गए। यह तुम्हारे लिए नहीं है। हम महम्मद, गुवानियन ने चोंच मारती हुई लड़की की तरह तेजी से सिर हिलाया। जब तक मेहमान आते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह उसके लिए है या नहीं। इसके अलावा वह यह भी बता सकती थी कि कैट एयर सिर्फ एक ठंडा मोर्चा बना रही थी, लेकिन वास्तव में वह एक सुंडेरे थी। गुवानियन ने जूशी को सभी नए राक्षस मेहमानों की जांच करने के लिए कहा, फिर परिश्रमपूर्वक उनके लिए पिल शॉप का प्रचार किया। जैसी कि उम्मीद थी, कोई के अच्छे भाग्य के बिना राक्षस गोलियों में काफी रुचि रखते थे। अपने कमरे का कार्ड प्राप्त करने के बाद वे सभी खरीदारी करने के लिए पिल शॉप पर गए। तो फिर चलो मनोरंजन पार्क में खेलते हैं, नाइनटेल्स ने गुवानियन से हाथ मिलाते हुए उत्साह से कहा। मुझे अभी भी नहीं पता कि मानव मनोरंजन पार्क कैसा दिखता है। चल दर, गुवानियन इतने सारे मेहमानों को पाकर बहुत खुश थे। वह नाइनटेल्स, ट्री स्पिरिट, कैट एयर और मून ईगल को मनोरंजन पार्क ले गई। स्वाभाविक रूप से पहली सवारी जो वे आजमाना चाहते थे वह रोमांचकारी रोलर कोस्टर थी। हालांकि चारों अलौकिक प्राणी रोलर कोस्टर से प्रभावित नहीं हुए। उस पर बैठे बैठे वे चारों बस गुवानियन की चीखें सुन रहे थे। गुवानियन को इसका कारण समझ आ गया। मून ईगल का असली रूप एक बाज था, जो आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ता था। जहां तक अन्य अलौकिक प्राणियों का प्रश्न है, भले ही वे उतनी कुशलता से उड़ नहीं सकते थे, लेकिन वे सभी पौराणिक प्राणी थे जो बिना पसीना बहाए 3 मीटर ऊंची छलांग लगाने में सक्षम थे। हालांकि रोलर कोस्टर की सवारी करना हवा में उड़ने जैसा नहीं था, फिर भी वे डरते नहीं थे। गुवानियन ने एक पल सोचा, फिर उन्हें बम्पर कारों की सवारी के लिए ले गया। निश्चित रूप से उन्हें बम्पर कारें आकर्षक लगीं और वे काफी देर तक खेलते रहे। तभी गुवानियन को अचानक एक विचार आया। उसने सोचा कि उन्हें भूतिया घर ले जाना दिलचस्प होगा। वह प्रेतवाधित घर असली भूतों से भरा था और ये असली अलौकिक प्राणी थे, कौन जानता था कि क्या होगा। है क्या हम उस भूतिया घर में चलें? गुवानियन ने पूछा। वह असली भूतों से भरा है। यह बहुत रोमांचक है। जरूर, नाइनटेल्स, ट्री स्पिरिट और मून ईगल सभी ने उत्साह से सहमति जताई। कैट एयर चुप रही, लेकिन वह हमेशा से ऐसी ही थी, बात करना पसंद नहीं करती। इसलिए गुवानियन ने मान लिया कि वह सहमत है और उन्हें भूतिया घर की ओर ले गया। जैसे ही वे भूतिया घर में दाखिल हुए, मंद पीली रोशनी ने तुरंत ही भयावह माहौल बना दिया। गुवानियन ने ध्यान नहीं दिया कि कैट एयर का शरीर अचानक तनावग्रस्त हो गया था। बाकी अलौकिक प्राणियों पर कोई असर नहीं हुआ। नाइनटेल्स तो हर चीज को छू और देख रहा था और पूछ रहा था, अब हमें क्या करना चाहिए? गुवानियन कहने ही वाले थे कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, तभी अचानक एक भूतिया आकृति बाहर निकली, संयोग से कैट एयर के ठीक सामने। यह भूत गुवानियन को जाना पहचाना लग रहा था। क्या यह काले कपड़ों वाला भूत नहीं था? लेकिन उसी क्षण कैट एयर अचानक डर के मारे चीख पड़ी और अपने हाथ की तेज गति से उसने काले कपड़े वाले भूत का सिर एक झटके से मरोड़कर जमीन पर फेंक दिया। गुवानियन, 9 पूंछ, ये क्या कर रहे हो? काले कपड़े वाला भूत गुस्से से चिल्लाया, उसका सिर जमीन पर उछल रहा था। तुमने मेरा सिर क्यों मोड़ दिया? यह बहुत दयनीय था। गुवानियन और अन्य अलौकिक प्राणी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। होटल में एक दूसरे से लड़ने या चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन भूतों के लिए सिर मरोड़ना नुकसान के रूप में नहीं गिना जाता था। काले कपड़े पहने भूत का सिर गुस्से से जमीन पर उछलता देख गुवानियन को गहरी सहानुभूति महसूस हुई। कैट एयर का चेहरा, जो शायद ही कभी दिखाई देता था, लाल हो गया। उसने 2 बार खांसा और कहा, मुझे माफ करना, मैं एक पल के लिए खुद पर काबू नहीं रख पाई। जल्दी करो और मेरा सिर वापस लगा दो। सिर्फ माफी मांगने से कोई फायदा नहीं होगा। काले कपड़े वाला भूत और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। बिल्ली एयर ने चेहरा लाल करके काले कपड़े वाले भूत का सिर उठाया और उसे फिर से जोड़ने की कोशिश की। तुमने इसे उल्टा पहन लिया। क्या तुम मूर्ख हो? मुझे माफ करें। कैट एयर ने जल्दी से सिर को घुमाया और सावधानीपूर्वक उसे ठीक से जोड़ दिया। काले कपड़े पहने भूत ने अपना सिर थोड़ा सा इधर उधर हिलाया
फिर गु वानियन से शिकायत की, बहन, मैंने इतने लंबे समय तक डरावनी दुनिया में काम किया है और मैं यहाँ कुछ दिनों से हूँ। यह पहली बार है जब मेरा सिर मुड़ा हुआ है। शांत रहो, गु वानियन ने उसे दिलासा देने के लिए उसका कंधा थपथपाया। एक भूतिया घर में एक एनपीसी के तौर पर भविष्य में ऐसा अक्सर हो सकता है। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, भले ही अलौकिक मेहमान न आते हों, इंसान अक्सर ज़ॉम्बी को मार देते थे। कौन जाने, शायद भविष्य में भूतों के सिर मरोड़ना उनका स्वभाव बन जाए। काले कपड़े वाला भूत कड़वाहट भरा भाव लिए चला गया। खैर, कम से कम इससे दर्द तो नहीं हुआ। अपना सिर मरोड़कर फिर से जोड़ देना, किसी भी पल हवा में गायब हो जाने से तो बेहतर था। काले कपड़े वाले भूत के चले जाने के बाद भी कैट एयर का चेहरा लाल था। कितना शर्मनाक। एक सम्मानित बिल्ली आत्मा एक भूत से इस तरह डर गई। कोई बात नहीं, गु वानियन ने उसे दिलासा दिया। जब अचानक कोई भूत प्रकट हो जाए तो बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन तुम्हें इसका सिर नहीं काटना था। हाँ हाँ, मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूँ, मून ईगल ने बेरहमी से मजाक उड़ाया। चुप रहो, क्या तुम? नाइटेल्स ने उसे लात मारने के लिए पैर उठाया, लेकिन मून ईगल ने तेजी से उसे चकमा दे दिया। अंततः वे प्रेतवाधित घर से बाहर निकल आए और कैट एयर ने राहत की लंबी सांस ली। फिर उसने गु वानियन की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन झिझक रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? गु वानियन ने पूछा। कैट एयर के होंठ थोड़े से हिले जब उसने कहा, मैं डरी नहीं थी, यह बस अचानक हुआ था, इसलिए मैंने सहज प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने फिर जोर देकर कहा, मैं सचमुच डरी नहीं थी। हम मुझे पता है, गु वानियन ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा था, बिल्ली एयर? खैर, ऐसा लग रहा था कि उसकी शांत और अलग छवि टूट चुकी थी। अब और संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं था। बेहतर होगा कि पूरी ताकत लगा दी जाए। होटल में इतने सारे अलौकिक प्राणियों के आने और अलौकिक क्षेत्र में लगे बिलबोर्ड के कारण अलौकिक दुनिया में होटल की प्रतिष्ठा धीरे धीरे फैलने लगी। और भी ज्यादा अलौकिक प्राणी आने लगे और गोलियों की बिक्री भी बढ़ती गई। अपनी साधना बढ़ाने वाली गोलियां लेने के बाद अलौकिक प्राणियों को पता चला कि उन्होंने सचमुच 1 साल की साधना प्राप्त कर ली है। वे बहुत खुश हुए और जल्दी से चीजों को पॉइंट्स के बदले और गोलियां खरीदने लगे। यद्यपि गोलियां महंगी थीं और उन्हें खरीदने के लिए काफी बचत करनी पड़ती थी, फिर भी यह एकांत साधना में 1 वर्ष बिताने से कहीं बेहतर था। इसके अलावा कई अलौकिक प्राणियों ने स्वतः ही होटल का प्रचार करना शुरू कर दिया। एक दिन गु वानियन ने खरगोश आत्माओं के एक और समूह को आते देखा। वे सभी महिला आत्माएं थीं। कुछ ने बर्फसफेद कपड़े पहने थे, कुछ ने ग्रे कपड़े पहने थे और अन्य ने काले कपड़े पहने थे। बिना किसी अपवाद के उन सभी के सिर के ऊपर लंबे खरगोश के कान थे। गु वानियन के हाथों में खुजली होने लगी। वह सचमुच उन कानों को चुटकी से दबाना चाहती थी। क्या यह सच है कि यहाँ बहुत सारी गोलियां हैं? क्या आपके पास स्वादिष्ट गाजर हैं? गोभी कैसी है? मुझे दिव्य पुष्प नहीं मिल सका। क्या मैं अन्य चीजों के बदले अंक ले सकता हूँ? खरगोश आत्माएं चहचहा रही थीं और कई सवाल पूछ रही थीं। जूशी ने धैर्यपूर्वक एक-एक करके उनका उत्तर दिया। छोटे भाई, तुम बहुत अच्छे हो। यह मेरा बहुमूल्य गाजर है। यह तुम्हारे लिए है। कोई जरूरत नहीं, हम सेवा कर्मचारी कभी टिप स्वीकार नहीं करते। जूशी ने गाजर को देखा और ईमानदारी से मना कर दिया। सभी खरगोश आत्माओं ने अपना चेक इन पूरा किया और फिर गोलियां खरीदने के लिए दौड़ पड़े। डिंग! बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा हो गया। पुरस्कार, बिल्डिंग 2 की 8वीं मंजिल पर सभी कमरों को अनलॉक करें। बिल्डिंग 2 की 6वीं और 7वीं मंजिल को एक बार अपग्रेड करें। विशेष, बिल्डिंग की 4वीं मंजिल पर सभी कमरों को अनलॉक करें। हथियार की दुकान को अनलॉक करें। हथियार की दुकान में सभी असीमित मात्रा वाली वस्तुओं को अनलॉक करें। मसालेदार हॉट पॉट शॉप को अनलॉक करें। मसालेदार हॉट पॉट शॉप में सभी असीमित मात्रा वाले व्यंजनों को अनलॉक करें। यह घोषणा सुनकर कि एक नई हथियार की दुकान खुली है, सभी लोग उत्साहित हो गए और हथियार की दुकान पर जाकर अपना अपना हथियार चुनने लगे। यद्यपि अब तक जो लोग बच गए थे उन सभी के पास कुछ हथियार थे, लेकिन कई लोगों के चाकू बहुत अच्छे नहीं थे और वे कुंद हो गए थे, जिससे ज़ॉम्बीज़ को मारना कम कारगर हो गया था। विशेष योग्यता वाले लोगों के लिए एक उपयोगी हथियार होना एक अतिरिक्त लाभ था। गु वानियन भी हथियार की दुकान देखने गया। अंदर विभिन्न प्रकार की लंबी तलवारें, खंजर, छोटी तलवारें और विभिन्न प्रकार की बंदूकें थीं। हालांकि वहां केवल वही हथियार थे जिन्हें एक व्यक्ति उठा सकता था। टैंक या तोप जैसे हथियार उपलब्ध नहीं थे। हथियारों की कीमत अभी भी थोड़ी महंगी है।
क्योंकि यहाँ ज़ोंबी से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार बहुत प्रभावी हैं और उन्हें बहुत सावधानीपूर्वक रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। तलवारों और चाकुओं की कीमत 1000 से 10,000 अंक तक होती है। सभी आग्नेयास्त्र 10,000 अंक से ऊपर के हैं, लेकिन गोलियां अपेक्षाकृत सस्ती हैं। 10 अंक से एक गोली खरीदी जा सकती है। बंदूकें महंगी होती हैं, लेकिन यदि आपका निशाना सही है तो आप लेवल 1 के ज़ोंबी को सीधे सिर पर गोली मार सकते हैं। अलौकिक क्षमताओं से रहित सामान्य लोगों के लिए ऐसी बंदूक का होना निस्संदेह आत्मविश्वास का एक बड़ा स्रोत है। इसके अलावा वे मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए आकस्मिक रिसाव के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि अब उच्चस्तरीय क्षमता उपयोगकर्ताओं के अलावा कोई भी एक बार में 10,000 अंक नहीं ला सकता है। इसलिए हर कोई ज़ोंबी को मारने, व्यायाम करने या वापस लाने के लिए मूल्यवान चीजें खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। कुछ समय के लिए मानव मनोरंजन प्रतिष्ठानों का कारोबार वास्तव में थोड़ा कम हो गया, लेकिन गुवानियन जल्दी में नहीं है। यदि मनुष्य उपभोग न करें तो भी राक्षस मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लोग हथियार खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं। एक बार जब उनके पास पर्याप्त अंक हो जाएंगे तो हथियार की दुकान बड़ी संख्या में अंक अर्जित करेगी। उस समय तक उपयोगी हथियारों के साथ लोग ज़ॉम्बीज को मारने में अधिक कुशल हो जाएंगे और अधिक अंकों के साथ टर्नओवर के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बाई शुवेन के पास एक अलौकिक क्षमता है, इसलिए उसे हथियार खरीदने की कोई जल्दी नहीं है। वह एक अच्छी बंदूक खरीदने के लिए ज्यादा पैसे बचाना चाहती है। दूसरी ओर डोंगयू हथियार की दुकान में सामान चुन चुनकर खरीद रही थी। फिर अपने माता पिता के साथ मिलकर उन्होंने लगभग 2000 अंक जमा करके एक बहुत ही बढ़िया छोटा चाकू खरीदा। इससे पहले वह हमेशा लाशों पर वार करने के लिए छोटे चाकू का इस्तेमाल करती थी, लेकिन उसका पिछला चाकू इतना कुंद हो गया था कि उसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया था। जब उनका 3 सदस्यीय परिवार लाशों को मारने या मूल्यवान चीजें खोजने के लिए बाहर जाता है तो वे आत्मरक्षा के लिए इस छोटे चाकू का उपयोग कर सकते हैं। जुआंग शियाओक्सिया ने भी उसके जैसा ही खरीदा। उसकी प्रथम स्तर की पृथ्वी प्रकार की अलौकिक क्षमता अधिकांश स्थितियों में बहुत उपयोगी नहीं होती, इसलिए उसके पास एक उपयोगी हथियार होना बेहतर है। हथियार खरीदने के बाद वे दोनों नए खुले हॉट पॉट रेस्तरां में खाना खाने गए और एक छोटा सा जश्न मनाया। हॉट पॉट रेस्टोरेंट में विभिन्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मांस, सब्जियां, मीटबॉल और नूडल्स शामिल हैं। आप मसालेदार, टमाटर, सौकरक्राट और अन्य स्वादों में से चुन सकते हैं। सूप आधारित विकल्पों के अलावा ड्राई मिक्सड हॉट पॉट भी उपलब्ध है, जिनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। ग्राहक अपनी सामग्री खुद चुनते हैं, लेकिन इसकी कीमत वजन के आप से नहीं होती। सब्जियों और नूडल्स के लिए एक एक पॉइंट मिलता है, जबकि मांस के लिए 2-2 पॉइंट। हर सा ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन कीमत भी ज्यादा नहीं होती, जिससे ग्राहक कई सामग्रियां आजमा सकते हैं। सामने कई सर्विंग विंडो हैं। सामग्री चुनने के बाद ग्राहक सर्विंग विंडो के पास अपने कार्ड स्वाइप करते हैं और गर्मागर्म बर्तन का एक गर्म कटोरा सामने आ जाता है। हथियारों पर इतने सारे पॉइंट खर्च करने के बाद डोंगयू और जुआंग शियाओक्सिया ने ज्यादा खर्च करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने स्वाद चखने के लिए बस 10-10 पॉइंट ही खर्च किए। फिर वे अपने नए खरीदे गए हथियारों को अभ्यास के लिए ज़ोंबी हत्या सिमुलेशन प्रशिक्षण शिविर में ले गए। गुवानियन नाइनटेल्स और ट्री स्पिरिट के साथ गर्म पानी के झरने में भीग रही थी। मून ईगल पुरुषों के क्षेत्र में था और कैट एयर किसी अज्ञात कारण से दानव क्षेत्र में लौट आई थी। वहां कोई मछली कबीले के युवा राक्षस भी मौजूद थे। वे गर्म पानी के झरने में खुशी से तैर रहे थे, कभी कभी तो अपने मूल रूप में भी बदल रहे थे, अपने सिर और पूंछ को हिला रहे थे। कोई मछली कबीला वास्तव में खुशी से रहता है, वृक्ष आत्मा ने ईर्ष्या से कहा। वास्तव में नाइनटेल्स ने आह भरी, हम राक्षसों को मानव रूप धारण करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हुए दिन प्रतिदिन साधना नहीं करनी पड़ती। लेकिन कोई मछली कुल जन्म के कुछ ही वर्षों बाद रूपांतरित हो सकता है और उन्हें साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी साधना का स्तर स्वतः ही आ जाता है और साधना के बिना भी वे निश्चिंत जीवन जीते हैं। सच कहें तो राक्षसों के दिलों में कोई मछली कबीले के प्रति कमोबेश ईर्ष्या, जलन और घृणा थी। हालांकि नाइनटेल्स और अन्य लोग केवल बातें कर रहे थे, वास्तव में उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे पहले से ही शक्तिशाली राक्षस थे और कोई मछली के रूप में जन्म लेना भी भाग्य था। लगातार ईर्ष्या और जलन करने से कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि कड़ी मेहनत की जाए और अपनी साधना और जादुई शक्तियों को निखारा जाए।
गुवानियन कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे हंसी का एक जोरदार झोंका सुनाई दिया। उसने पलटकर देखा कि खरगोश दानव भी नए खरीदे हुए स्विमसूट पहने हुए गर्म पानी के झरने में नहाने आए थे। सभी खरगोश दानव गर्म पानी के झरने के कुंड में घुस गए। वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। तभी एक छोटा सा कोई मछली दानव बहुत जोश में पानी में कूद पड़ा और पानी की बूंदें कई खरगोश दानवों के सिरों पर गिर गईं। तुम क्या कर रहे हो? खरगोश दानव तुरंत नाखुश हो गए। क्या तुम गर्म पानी के झरने में नहाते हुए भी ठीक से व्यवहार नहीं कर सकते? यह तुम्हारे कोई मछली कबीले का तालाब नहीं है। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने यह जानबूझकर नहीं किया और मैंने यह भी नहीं कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, कोई मछली दानव ने दयनीय स्वर में कहा। तुम्हारा कोई मछली कबीला कभी भी दूसरे राक्षसों को गंभीरता से नहीं लेता। क्या तुम सचमुच माफी मांगोगे? तुम बकवास कर रहे हो। हम कब ऐसे रहे हैं? तो खरगोश दानव और कोई मछली दानव सभी शोरगुल के साथ बहस करने लगे। इस बकबक से गुवानियन को सिरदर्द हो रहा था। इन युवा राक्षसों के झगड़े बहुत जीवंत थे। नौपूंछ वाली को शोर से सिरदर्द हो रहा था। उसने अपनी 9 लंबी पूंछें सीधे तालाब में पटक दी, जिससे पानी चारों तरफ फैल गया। ये सब शोरशराबा किस बात का है? नाइनटेल्स ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। बस छोटी सी बात है। क्या तुम में कोई शैतानी गरिमा नहीं है? बड़ी बड़ी बहन नौपूंछ, खरगोश दानव और कोई मछली दानव तुरंत शांत हो गए और व्याख्यान सुनने के लिए अपने छोटे सिर नीचे झुका लिए। यह देखकर गुवानियन को एहसास हुआ कि दानव लोक में नौपूंछ का दर्जा काफी ऊंचा है। कम से कम ये सभी युवा दानव उसका बहुत सम्मान करते थे। ट्री स्पिरिट ने मुस्कुराते हुए कहा, नाइनटेल्स भी तुम्हारे भले के लिए है। क्या तुम आते समय होटल के नियम नहीं देख पाए? थोड़ी बहस करना ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि तुम पहले से ही मारपीट पर उतारू हो गए थे। एक बार झगड़ा हुआ तो तुम्हें होटल से निकाल दिया जाएगा और ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। क्या तुम भविष्य में वापस नहीं आना चाहते? बेशक हम लड़ेंगे, हैप्पी कार्प ने कहा। हम लड़ेंगे नहीं। उसके सभी कोई मछली मित्र इस बात से सहमत थे। खरगोश दानवों ने भी आज्ञाकारी होकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। तो फिर हाथ मिलाओ और सुलह कर लो, वृक्ष आत्मा ने कहा। भविष्य में फिर झगड़ा मत करना, ठीक है? कोई मछली दानव और खरगोश दानव ने एक दूसरे को देखा, फिर शांति बनाने के लिए एक एक करके हाथ मिलाया। आखिर वे बिना किसी द्वेष के युवा शैतान थे। उन्होंने जल्दी ही सुलह कर ली और खुशी खुशी साथ खेलने लगे। शाम को बारबेक्यू पर जाने की योजना बना रहे थे। गर्म पानी के झरने में भीगने के बाद गुवानियन ने अपने कपड़े बदले और बाहर चली गई। नाइनटेल्स और ट्री स्पिरिट आराम करने के लिए अपने कमरों में वापस चले गए, जबकि गुवानियन लॉबी में आ गया। जैसे ही उसने उसे देखा, जूशी ने कहा, बॉस देखो, बाहर अचानक बहुत सारे लोग आ गए हैं। वे सभी खाली कमरों का इंतजार कर रहे हैं। गुवानियन ने मुड़कर देखा और वास्तव में होटल के आसपास का क्षेत्र पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। होटल के पास पहले से ही काफी लोग डेरा डाले हुए थे और अब अचानक इतने सारे लोगों के आ जाने से गुवानियन को गंभीरता से संदेह हुआ कि उन्हें शायद बहुत दूर जाना पड़ेगा। गुवानियन उनसे बातचीत करने के लिए बाहर गए और उन्हें पता चला कि अधिकांश नए लोग मुरुओ बेस से थे। मुरुओ बेस मूल रूप से सबसे बड़ा बेस था, जिसमें कई उच्चस्तरीय क्षमता उपयोगकर्ता थे और वहां जीवन बुरा नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से यह होटल जितना अच्छा नहीं था। गुभाइयों और अनकैरो की मृत्यु के बाद एक नए नेता ने सत्ता संभाली, लेकिन कुछ लोग उसके अधीन नहीं हुए। मुरुओ बेस की स्थिति खतरनाक हो गई और ज़ॉम्बी की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। नए नेता ने सोचा, क्यों न मुरुओ बेस से अधिकांश लोगों को होटल में ही ले आया जाए। होटल में वे अच्छा खा पी सकते थे, फोन से खेल सकते थे और टीवी देख सकते थे। लगभग वैसा ही जीवन जी सकते थे जैसा प्रलय से पहले जी रहे थे। क्या यह बेस लीडर होने से बेहतर नहीं है? तो यही कारण था कि होटल के पास अचानक बहुत अधिक लोग आ गए। गुवानियन ने इतने सारे बचे हुए लोगों को खाली कमरों का इंतजार करते देखा तो उन्हें उनकी दयनीय हालत पर तरस आया। उसने मन ही मन सिस्टम से पूछा, क्या कोई नया काम है? मैं उसे जल्दी से पूरा करना चाहती हूँ ताकि मैं और कमरे खोल सकूं और ज्यादा पॉइंट्स कमा सकूं। सिस्टम ने जवाब दिया, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, कार्यसूची अभी तक ताज़ा नहीं हुई है। चूंकि मामला ऐसा ही था, गुवानियन के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। हम बाहर सुपरमार्केट खोल सकते हैं, है ना? चूंकि होटल के प्रवेश द्वार पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो क्यों न हम होटल का कुछ सामान बाहर लाकर बेच दें। हालांकि वे अभी होटल के मेहमान नहीं हैं, फिर भी हम होटल के अंदर की तुलना में कीमतें थोड़ी ज्यादा रख सकते हैं। हम उन्हें कीमतें समझा देंगे और उन्हें चुनने देंगे कि वे खरीदे या नहीं।
सिस्टम आपको क्या लगता है? सिस्टम ने कहा, यह संभव है, लेकिन अभी हम केवल भोजन ही बेच सकते हैं। इसके अलावा किसी भी चीज को अंतर्तार्कीय अधिकारियों के समक्ष उचित ठहराना मुश्किल होगा। खाना बढ़िया है, गुवानिन ने मुस्कुराते हुए कहा। होटल में ठहरने वाले लोगों को अब खाने पीने की चिंता नहीं रही, इसलिए वे कपड़ों की दुकानों, खिलौनों की दुकानों आदि पर खर्च करने को तैयार थे। लेकिन जो लोग अभी भी बाहर जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए सबसे जरूरी क्या है? बेशक खाना। यद्यपि बाहर पीस सुपरमार्केट था, लेकिन वहां केवल ब्रेड, इंस्टेंट नूडल्स, सेल्फ हीटिंग हॉटपॉट और अन्य स्नैक्स ही उपलब्ध थे। हालांकि होटल के अंदर सभी प्रकार के गर्म व्यंजन उपलब्ध थे, जैसे चावल नूडल्स, मसालेदार घोंघा नूडल्स, मसालेदार हॉट पॉट और भी बहुत कुछ। लोगों को निश्चित रूप से इनकी जरूरत थी। इसके अलावा इससे अधिक अंक भी अर्जित होंगे। सिस्टम के साथ चर्चा करने के बाद गुवानियन होटल के प्रवेश द्वार पर लोगों को यह खबर सुनाने के लिए बाहर गए। जैसी कि उम्मीद थी, खबर सुनकर लोग उत्साहित हो गए। मैंने सुना है कि पीस होटल का खाना बहुत स्वादिष्ट और ताज़ा होता है। मुझे लगा था कि इसे खाने के लिए हमें चेक इन करने तक इंतजार करना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब हम इसे खा पाएंगे। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि क्या हम हॉटपॉट खा सकते हैं या बारबेक्यू। मसालेदार हॉटपॉट भी बढ़िया रहेगा। मुझे मांस खाने की इच्छा हो रही है। मैंने आखिरी बार डिब्बाबंद मांस शायद 1 साल पहले खाया था। मांस तो भूल ही जाइए, अगर मैं स्वाद वाली कुछ सब्जियां भी खा सकूं तो भी बिना पछतावे के मर सकता हूं। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। सिस्टम के साथ चर्चा करने के बाद गुवानियन ने होटल के पास एक छोटा सा रेस्तरां स्थापित किया। रेस्तरां में कैफेटेरिया से विभिन्न व्यंजन बेचे जाते थे, जिनमें चावल के नूडल्स, मसालेदार हॉट पॉट, मिठाइयाँ और दूध वाली चाय शामिल थी। यहाँ कीमतें होटल के अंदर की तुलना में 3 गुना अधिक थीं। लेकिन गुवानियन ने उन्हें पहले ही यह स्पष्ट रूप से समझा दिया था। खरीदना या न खरीदना उनकी अपनी पसंद थी। अंदर 10 टेबलें थीं और प्रत्येक टेबल पर 4 लोग बैठ सकते थे। फिलहाल यह प्रणाली सबसे अच्छा काम कर सकती थी। बेशक टेकवे की सुविधा भी उपलब्ध थी, लेकिन बैठने योग्य 40 लोगों के अलावा केवल 20 लोग ही टेकवे के लिए कतार में खड़े हो सकते थे। बाकी लोगों को बाहर कतार में लगना पड़ा। जहां तक अंदर बैठकर भोजन करने वालों का सवाल है, हालांकि यह बुफे नहीं था, लेकिन बाहर खाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे लोगों की संख्या को देखते हुए तथा लोगों को अनिश्चितकाल तक मेजों पर कब्जा करने से रोकने के लिए 1 घंटे की भोजन सीमा तय की गई थी। जो लोग छोटे रेस्तरां में खाना चाहते थे, उन्हें होटल की लॉबी में जाकर सुशी या फांग यांग से मील कार्ड लेना पड़ता था, फिर उसमें अंक डालने पड़ते थे। पीस सुपरमार्केट की तरह होटल में चेक इन करने के बाद भोजन कार्ड पर शेष बचे अंकों को उनके रूम कार्ड में स्थानांतरित किया जा सकता है। रेस्टोरेंट में प्रवेश करने के बाद ग्राहक खुद अपना खाना ऑर्डर कर सकते थे। कार्ड स्वाइप करते ही व्यंजन सामने आ जाते थे। रेस्तरां के नियम सुपरमार्केट के समान ही थे। लड़ना, झगड़ा करना या बिना भुगतान किए खाना खाने की कोशिश करना बिल्कुल असंभव था। इसके अलावा अगर कोई ग्राहक रेस्टोरेंट से खाना टेकवे के लिए खरीदता है, तो कोई भी उसे तब तक नहीं चुरा सकता जब तक कि खरीदार खुद उसे किसी और को न दे दे। दूसरों को हिंसा या किसी और तरीके से खरीदार को खाना देने के लिए मजबूर करने की इजाजत नहीं थी। जैसे ही रेस्तरां खुला, कई लोग भोजन कार्ड लेने के लिए गए और फिर भोजन करने के लिए अंदर गए। हालांकि होटल के अंदर के मुकाबले दाम 3 गुना ज्यादा थे, फिर भी उन्होंने लगभग 2 साल से सामान्य खाना नहीं खाया था। वे खुद को रोक नहीं पाए। बेशक कुछ लोग अतिरिक्त अंक खर्च करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन अधिकांश लोग इस प्रलोभन का सामना नहीं कर सके। गुवानियन ने रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर लगी लंबी कतार को देखकर मुस्कुरा दी। यह बहुत बढ़िया था, वह लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हुए अधिक अंक अर्जित कर सकती थी। हालांकि जब उसने चारों ओर देखा तो उसे लगा कि कुछ कमी है। उसी समय डोंगयू का परिवार बाहर से लौट आया। डोंगयू अपना पेट पकड़े हुए होटल में तेजी से जा रही थी। वह गुवानियन को नमस्ते किए बिना ही उसके पास से गुजर गई। अचानक गुवानियन को एहसास हुआ कि क्या कमी थी। शौचालय। यद्यपि यह प्रणाली होटल के 200 मीटर के दायरे में स्वचालित रूप से सफाई कर देती है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति होटल के पास स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाता तो यह असुविधाजनक हो जाता है। इसके अलावा अब जब लोग न केवल पीस सुपरमार्केट से भोजन खरीद सकेंगे, बल्कि रेस्तरां में खाना भी खा सकेंगे, तो शौचालयों की मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी। जब गुवानियन ने यह बात सिस्टम के सामने रखी तो सिस्टम कुछ अनिच्छुक दिखाई दिया। हम इसके लिए अंक ले सकते हैं, गुवानियन ने सुझाव दिया। ठीक है, सिस्टम ने सहमति जताई। यद्यपि प्रणाली सहमत हो गई,
फिर भी उसे अंतरतारकीय प्राधिकारियों के समक्ष आवेदन करना पड़ा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अंतरतारकीय अधिकारियों ने पुनः इसे मंजूरी दे दी। गुवानियन को सचमुच आश्चर्य हुआ कि क्या सिस्टम में किसी प्रकार का बैकडोर कनेक्शन था। आखिर कैसे इसके द्वारा प्रस्तावित हर चीज को अंतरतारकीय प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। खैर, यह कोई बहुत ज्यादा बेतुका नहीं है, सिस्टम ने कहा। यह एक सामान्य मानवीय जरूरत है। अगर आप अभी बाहर कोई कॉस्मेटिक्स की दुकान खोलना चाहें, तो अंतरिक्ष के अधिकारी निश्चित रूप से राजी नहीं होंगे। काफी उचित। गुवानियन की योजना के तहत शौचालय का निर्माण हुआ। उन्हें लिंग के आधार पर अलग किया गया था। प्रत्येक के लिए 10 स्टॉल थे, सभी अलग अलग कक्ष थे। शौचालय का शुल्क अधिक नहीं था, केवल 5 मिनट के लिए 1 पॉइंट था। यदि वे समय सीमा पार कर जाते तो भी उन्हें प्रति 5 मिनट 1 अंक मिलता, तथा 5 मिनट से कम समय के लिए भी उन्हें 1 अंक मिलता। इसके अलावा कुछ नियम भी थे, जैसे कतार में खड़े रहना और उपयोग के बाद फ्लश करना याद रखना। प्रत्येक कक्ष में एक बड़ा चिन्ह लगा था जो उपयोगकर्ताओं को फ्लश करने की याद दिलाता था। जब शौचालय बने तो गुवानियन को लोगों से सर्वसम्मति से प्रशंसा मिली। शौचालय का शुल्क अधिक नहीं था, और यदि उन्हें उसका उपयोग करने की आवश्यकता होती थी तो वे खुशी खुशी ऐसा करते थे। यद्यपि यह सर्वनाश था, फिर भी अधिकांश लोगों में इस संबंध में शर्म की भावना थी। पहले बात अलग थी, लेकिन अब देरसवेर वे सब होटल के मेहमान बनने वाले थे। अगर वे ज्यादा लापरवाह होते तो होटल के दूसरे मेहमान जरूर उनकी आलोचना करते और वे सचमुच चौंक गए। वे होटल के पास ही थे, अचानक एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया और फिर कहीं से शौचालय प्रकट हो गया। हालांकि उन्हें इसके लिए अंक देने पड़े, लेकिन उनके लिए यह पहले से ही स्वर्ग जैसा था। रेस्तरां में कुछ लोग गर्मागर्म खाना खाते हुए आंसू बहाने की कगार पर थे। बस इसे खा पाना ही काफी रोमांचक है। क्या आप सोच सकते हैं कि होटल के अंदर और कितनी अच्छी चीजें होंगी? ओह, और भी बहुत कुछ है। अब हम जो खरीद सकते हैं वह तो बस हिमशैल का एक छोटा सा है। 2 व्यक्ति एक छोटे से रेस्तरां में कतार में खड़े होकर खाना लेने का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ने बड़ी मुश्किल से निगलते हुए कहा, मुझे बहुत दिनों से मांस खाने की इच्छा हो रही थी। पिछली बार मैं आखिरकार एक क्रिस्टल कोर के बदले एक टुकड़ा लेने में कामयाब रहा था, लेकिन वह खराब हो गया था। मुझे याद मत दिलाओ। मैंने पहले जो मांस खाया था उसमें बिल्कुल भी मसाला नहीं था। उसे मांस कहा जाता था, लेकिन उसका स्वाद वैसा नहीं था। बिल्कुल, और कीमत होटल से ज्यादा है। खैर, ये तो सामान्य बात है। पहले तो आप सिर्फ होटल में ही मांस खा सकते थे, लेकिन अब हम भी खा सकते हैं। अगर ये थोड़ा महंगा भी हो तो क्या हुआ? और तो और दूसरी जगहों पर आपके पास चाहे कितने भी क्रिस्टल कोर क्यों न हो, आपको मांस का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो एक क्रिस्टल कोर से आपको बहुत सारा मांस मिल सकता है। और क्या चाहिए? लेकिन मैंने सुना है कि होटल में और भी बहुत सी अच्छी चीजें हैं, और वे सस्ती नहीं हैं। क्या हमें पैसे नहीं बचाने चाहिए? आपके पास एक मुद्दा है। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, उस आदमी ने रहस्यमय लहजे में कहा। बाहर अभी भी बहुत से लोग हैं जो मांस के लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हैं। मैंने सुना है कि यहाँ का खाना चाहे कितने भी दिन रखा जाए, खराब नहीं होता। अगर हम थोड़ा सा खरीद कर कहीं और बेच दें, तो मसालेदार हॉट पॉट की एक ताज़ा सर्विंग आसानी से 10 लेवल एक क्रिस्टल कोर से ज्यादा की कमाई करा सकती है। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? यह सचमुच ठीक है? यह सही नहीं लगता। अरे, हम किस माने में जी रहे हैं? क्या अब तुम सब नेक हो गए हो? हाँ, होटल में चीजें बाहर से सस्ती जरूर हैं, पर मुफ्त नहीं। तुम्हें फिर भी काफी पॉइंट्स जमा करने होंगे। अगर तुम्हारे पास खाने के लिए भी काफी पैसे हों, तो क्या तुम नए कपड़े नहीं खरीदना चाहते? क्या तुम्हें फोन या कंप्यूटर नहीं चाहिए? क्या तुम पहले की तरह जीना नहीं चाहते? जरा सोचो। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। चलो और खरीदते हैं और फिर इसे दूसरी जगहों पर ले जाते हैं। इससे पहले कि वह आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, उसने हल्की हंसी सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक युवा जोड़ा खड़ा था। दोनों के चेहरे पर उपहासपूर्ण मुस्कान थी। आप किस पर हंस रहे हो? दंपति में से लड़की ने हाथ हिलाते हुए कहा। माफ कीजिए, हमारा इरादा चुपके से सुनने का नहीं था। बात बस इतनी है कि हमारी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है, और हमने गलती से सुन लिया। इसमें मजाक क्या है? दूसरे आदमी ने गुस्से से जवाब दिया। मुझे पता है कि हमारी योजना थोड़ी धूर्त है, लेकिन इस सर्वनाशकारी दुनिया में बेहतर जिंदगी जीने की चाहत में क्या बुराई है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि तुम गलत हो, जोड़े में से लड़के ने कहा।
बस क्या तुमने दुकान के नियम नहीं पढ़े? दोनों व्यक्ति दंग रह गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। जब वे पहले आए थे तो उन्होंने नियमों पर नजर डाली थी, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उन्हें केवल इतना पता था कि लड़ाई करना और परेशानी पैदा करना प्रतिबंधित है। वे जल्दी से बाईं दीवार पर लगे नियमों को देखने लगे। अंतिम नियम में कहा गया था, इस रेस्टोरेंट के सभी सामान की दोबारा बिक्री प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वालों को रेस्टोरेंट, पीस सुपरमार्केट और पीस होटल की काली सूची में डाल दिया जाएगा। दोनों आदमी वे लापरवाह थे। चाहे होटल हो, सुपरमार्केट हो या कोई नया खुला रेस्टोरेंट, सब में यही नियम है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। आप सामान खरीदकर अपनी मर्जी से दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन उसे ज्यादा दाम पर दोबारा बेचना नामुमकिन है। दोनों व्यक्ति निराश दिख रहे थे। इन छद्म योजनाओं के बारे में सोचने के बजाय क्यों न खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें और पॉइंट्स के बदले ज्यादा क्रिस्टल कोर कमाएं। वरना आप खाना नहीं खरीद पाएंगे और होटल में रुक भी नहीं पाएंगे। हम समझते हैं। डिंग। नया कार्य अनलॉक हुआ। स्कूल में एक खेल प्रतियोगिता आयोजित करें। कार्य पुरस्कार, बिल्डिंग 2 की 9वीं और 10वीं मंजिल पर सभी कमरों को अनलॉक करें। बिल्डिंग 2 की 8वीं मंजिल पर सभी कमरों को अपग्रेड करें। होटल की बिल्डिंग 3 और इसकी पहली और दूसरी मंजिल पर सभी कमरों को अनलॉक करें। विशेष भवन की 5वीं मंजिल पर सभी कमरों को अनलॉक करें। विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशालाओं और सभी आवश्यक उपकरणों और प्रॉप्स को अनलॉक करें। गेम हॉल और उसके भीतर सभी सुविधाओं को अनलॉक करें। नोट: खेल प्रतियोगिता स्कूल के खेल के मैदान पर आयोजित की जाएगी। स्कूल के छात्रों के अलावा होटल के अन्य मेहमान भी भाग ले सकते हैं। प्रत्येक स्पर्धा में शीर्ष 3 को अंक पुरस्कार प्राप्त होंगे। गुवानियन इस सरल कार्य और इसके उदार पुरस्कारों से काफी संतुष्ट थे। होटल की एक अन्य इमारत, बिल्डिंग 3 का ताला खोल दिया गया था। बिल्डिंग 2 की 9वीं और 10वीं मंजिल पर राष्ट्रपति कक्ष थे, जो कई क्रिस्टल कोर वाले उच्च स्तरीय क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त थे। बिल्डिंग 3 की पहली और दूसरी मंजिलें सस्ती थीं और आम लोगों के लिए उपयुक्त थीं। इसके अलावा विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशालाओं को खोलने से उन्हें कुछ उपयोगी चीजें विकसित करने में मदद मिल सकती है। गुवानियन को अभी भी मानवीय बुद्धि पर विश्वास था। इससे पहले होटल के एक मेहमान ने उससे बात करते हुए बताया कि उन्होंने बहुत समय से कोई प्रयोग नहीं किया था। प्रलय से पहले वे केवल खाने और जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन जुटाने पर ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन अब जब होटल में भोजन और आश्रय की कोई चिंता नहीं रही तो उन्हें प्रयोगशाला में बिताए दिन याद आ रहे थे। सिस्टम: क्या आपको लगता है कि इंसान ज़ॉम्बी वायरस का इलाज विकसित कर सकते हैं? अगर हाँ, तो हम एक दिन सर्वनाश को समाप्त कर पाएंगे। हालांकि अभी भी कई प्राकृतिक आपदाएं हैं, ज़ॉम्बी समस्या का समाधान करने से हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। यह तुम इंसानों पर निर्भर करता है, सिस्टम ने जवाब दिया। एक बार शोध प्रयोगशालाएं खुल जाएं, तो शोध सामग्री तैयार हो जाएगी। अगर तुम कड़ी मेहनत करो तो ज़ॉम्बी समस्या को सुलझाना और कुछ लोगों को बचाना नामुमकिन नहीं है। शोध सामग्री? क्या मतलब है तुम्हारा? नियमों के अनुसार मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। गुवानियन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। क्या यह ज़ॉम्बी की बात कर रहा था? नहीं, यह सही नहीं हो सकता। ज़ॉम्बी को मारना बेहद मुश्किल होता है, तो उन्हें तैयार शोध सामग्री कैसे माना जा सकता है? बहरहाल पहला कदम कार्य पूरा करना और अनुसंधान प्रयोगशालाओं को खोलना था। गुवानियन ने तुरंत घोषणा की कि परसों स्कूल के खेल के मैदान में एक खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह खबर सुनकर स्कूल के छात्र सबसे ज्यादा उत्साहित हो गए। अन्य अतिथि भी नामांकन कराने के लिए उत्सुक थे। आखिरकार शीर्ष 3 को अंक पुरस्कार मिलेगा। हालांकि यह ज्यादा नहीं होगा, लेकिन प्रथम स्थान को 300 अंक, दूसरे स्थान को 200 अंक और तीसरे स्थान को 100 अंक मिलेंगे। लेकिन फिर भी यह काफी मात्रा में भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त था। गुवानियन ने प्रतियोगिता की स्पर्धाएं निर्धारित की, जिनमें लंबी दूरी की दौड़, स्प्रिंट, रिले दौड़, साथ ही गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद आदि शामिल थीं। उन्होंने सुशी और फांग यांग को प्रतिभागियों की संख्या पर नजर रखने को कहा। कभी कभार सबको इकट्ठा होकर मौजमस्ती करना अच्छा लगता था। पिछली बार मिडटर्म फेस्टिवल पार्टी में वे बहुत खुश थे। बाई शुवेन और जुआंग शियाओक्सिया वर्तमान में बाहर लाश की तलाश कर रहे थे। वे कुछ लेवल 1 ज़ोंबीज को मारना चाहते थे, ताकि देख सकें कि क्या उन्हें कुछ क्रिस्टल कोर मिल सकते हैं। तभी उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई, जो लड़खड़ाते हुए उनकी दिशा में आ रही थी। बाई शुवेन ने जुआंग शियाओक्सिया को जल्दी से एक कोने में छिपा दिया। इस तरह चलने की मुद्रा से ज़ोंबी होने की बहुत संभावना थी। बाई शुवेन ने थोड़ा बाहर झांका और देखा कि एक अकेला ज़ोंबी उनकी ओर आ रहा है। वह काफी लंबा था और खून से लथपथ था।
हालांकि ज़ोंबी का चेहरा विचित्र था। बाई शुवेन इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि जितना अधिक वह उसे देखती थी, वह उतना ही अधिक परिचित लगता था। जियाओक्सिया, एक नजर डालो। बाई शुवेन ने जुआंग जियाओक्सिया की आस्तीन खींचते हुए फुसफुसाया, यह ज़ोंबी, यह वह नहीं हो सकता है ना? कौन? उसकी बातें सुनकर जुआंग शियाओक्सिया ने भी झांका। फिर वह अचानक हांफते हुए बोली, हे भगवान, क्या यह सचमुच वह मरा हुआ बदमाश नहीं है? यह ज़ोंबी जुआंग जियाओक्सिया का पहला प्यार और बाई शुवेन का पूर्व प्रेमी वेई फेंग हुआ था। पहले यह बदमाश अपनी रोटी भी चाहता था और उसे भी, दोनों दुनिया का मजा लेना चाहता था। उसने यह भी कबूल किया कि वह हमेशा से बाई शुवेन का इस्तेमाल करता रहा है, इसलिए बाई शुवेन और जुआंग शियाओक्सिया ने मिलकर उसके हाथ पैर तोड़ दिए और फिर उसे खुद की देखभाल करने के लिए बाहर छोड़ दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आज उनका सामना यहाँ होगा, जो पहले से ही एक ज़ोंबी में बदल चुका है। बहुत बढ़िया, जुआंग जियाओक्सिया ने खुशी से अपना नया खरीदा हुआ चाकू निकाला। आज हम उसे फिर से सबक सिखा सकते हैं। पहले वे दोनों उससे बहुत नफरत करते थे, लेकिन भले ही अब सर्वनाश हो चुका था, अगर उन्हें अपने हाथों से किसी को मारना पड़ा तो भी कुछ मनोवैज्ञानिक बोझ तो होगा ही। लेकिन अब वह पहले से ही एक ज़ोंबी बन चुका था और ज़ोंबी को मारने से उसे कोई मानसिक तनाव नहीं होगा। यदि वे इससे क्रिस्टल कोर प्राप्त कर सकें तो यह और भी बेहतर होगा। वेई फेंगुआ की शक्ल देखकर लग रहा था कि वो तो बस एक लेवल 1 ज़ोंबी था। दोनों मिलकर लेवल 1 ज़ोंबी को पूरे आत्मविश्वास से संभाल सकते थे। तो वे दोनों तुरंत बाहर चले गए। वेई फेंगुआ, जो पहले ही ज़ोंबी में बदल चुका था, उसे कोई इंसानी यादें नहीं थीं। उन दोनों को देखकर उसने सहज ज्ञान से काम लिया, अपने दांत दिखाए और दौड़कर मुंह खोलकर काटने लगा। लेकिन बाई शुवेन और जुआंग शियाओक्सिया ने उससे सहजता से निपटा और वास्तव में उन्हें लेवल 1 क्रिस्टल कोर भी मिला। पिछली बार जब उन दोनों ने मिलकर एक ज़ोंबी को मारा था तो क्रिस्टल कोर जुआंग जियाओक्सिया के पास चला गया था, इसलिए इस बार यह बाई शुवेन के पास जाना चाहिए।